आओ, मैं अपने शुगर कंट्रोल करती हूँ, कैसे मैंने डायबिटीज। अदिति, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है बेटा, हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में? कैन वी यूज ईयरफोन्स? Her voice is breaking, I guess. आप ईयरफोन्स यूज कर सकते हो अदिति? She's using one. Yes. ओके ओके ओके। एक सेकंड में जस्ट मोबाइल से ज्वाइन कर लेती हूँ। ओके, जब तक अदिति अपना सेट करती है, उर्जल आप कुछ बताना चाहोगे आपके बारे में हमें? ओके, हेलो, मेरा नाम उर्जिल है। आई एम 16। मुझे डायबिटीज 9 साल पहले हुई थी, 2012 में। जब मुझे डायबिटीज हुई थी तब मतलब कभी कभी जब स्टार्टिंग में मुझे बहुत ऐसे अकेला लगता था कि किसी मुझे ही है, किसी मेरे फ्रेंड्स को नहीं है। She has been muted, I guess. उर्जल, unmute yourself बेटा। हेलो। Yes, yes, you were on mute बेटा। आई एम सॉरी। That's it. हेलो, मेरा नाम उर्जिल है। आई एम 16 एंड मुझे डायबिटीज 9 साल से है, 2012 से। एंड जब मुझे डायग्नोज हुई थी डायबिटीज, तो पहले मुझे बहुत अकेला लगता था कि किसी मेरे फ्रेंड्स को नहीं है, सिर्फ मुझे ही है, मुझे स्वीट्स खाने को नहीं मिलेगी। एंड मेरे फ्रेंड्स भी थोड़े कम हो गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि डायबिटीज अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो उन्हें भी डायबिटीज हो जाएगी। तो कभी कभी मेरे मन में ऐसे थॉट्स आते थे कि वाई मी, मुझे ये क्यों हुआ, मैं स्वीट्स क्यों नहीं खा सकती, मुझे बहुत पसंद थी स्वीट्स। पर आप लोगों के मन में भी कभी कभी ये थॉट आता होगा कि वाई, बट the answer is very simple because you are very strong, you are very brave, इसलिए you have diabetes and you are very brave, like आपके friends से भी आप बहुत ज़्यादा strong हैं and you are very special in a very good way and आपको like जिसको भी नई like recently diagnosed हुए हैं, welcome to a strong family and so yeah, just keep exercising, exercise करते रहना, healthy खाना, log book maintain करते रहना and regular checkups के लिए आते रहना and yeah, I would like to hand over to Aditi. Okay. Thank you, Ujjwal. Aditi, unmute yourself बेटा। Ma'am, I have joined it from another, so can you hear my voice? Yeah, अभी एकदम clear है बेटा। Okay, so good evening one and all, to all the parents and all my brave friends. So before question आए तो मैं आपको थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी, how I am implementing diabetes. तो जब मैं 5.5 years की थी, around 5.5 years, around 8 years back, तो तब मुझे डायग्नाइज्ड हुआ था। तो मेरी ना मैटरनली ना पैटर्नली कोई भी साइड में किसी को भी डायबिटीज नहीं था, बट स्टिल मुझे हुआ। तो सब लोग शॉक्ड थे कि हाउ, बट स्टिल मैंने उसको बिल्कुल भी वीक पॉइंट नहीं लिया अपना। मैं बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग वे से मैं उसको आगे बढ़ती रही। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत, माँ पापा को भी बिल्कुल पता नहीं था कि कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है। तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि किसी को भी नहीं था। तो फर्स्टली जब लो शुगर्स होते थे तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे बोलती थी मुझे ढीला हो रहा है, बट कोई समझ नहीं पाता था कि हो क्या रहा है। तो ऐसा बहुत लगा रहता था। फिर जब पर मैं छोटी थी तो मैंने डायबिटीज को एक ऐसे सोचा कि जैसे डायबिटीज मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मम्मा है इंसुलिन एंड उसके पापा है एक्सरसाइज। So उसकी दो मम्मा है, एक तो नोआ रैपिड एंड अनदर इज लेंटस एंड ही हैज टू फादर्स, वन इज जिम्नास्टिक्स एंड वन इज योगा। सो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके मम्मी पापा को बहुत पसंद करती हूँ
और मैं ऐसा सोचती थी कि उसकी जो बहन है वो है हाई शुगर और उसका जो भाई है वो है हाई कीटोन्स, तो मैं उनको अवॉइड करती थी। तो ऐसे मैंने अपनी लाइफ में उनको इंट्रोड्यूस किया मेरे चाइल्डहुड से। जैसे हमारी मम्मा को हम सब लोग बेस्ट फ्रेंड समझते हैं, तो अगर वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है तो हमें वो बहुत सारी चीजें सिखाती है। मम्मा क्या करती थी मेरी कि जब भी बाकी घरों में क्या होता है कि अगर किसी भी चाइल्ड को अगर डायबिटीज है तो पेरेंट्स को स्वीट्स खाना बंद कर देते हैं, उनके सामने नहीं खाते, वो कहीं बाहर हो तब खाते हैं। बट मम्मा पापा ने बिल्कुल मेरे साथ ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि मेरे सामने स्वीट्स बनते थे, मेरे सामने ही खाते थे सब, बट स्टिल मम्मा पापा इसीलिए वो करते थे। मेरे को थोड़ी टेम्पटेशन भी फील होती थी, बट स्टिल मम्मा पापा इसीलिए करते थे कि मैं स्ट्रांग बनूं। फिर मम्मा ने मेरी लाइफ में जिम्नास्टिक्स और योगा को लाया। अब मैं रोज प्रैक्टिस करने लग गई, तो अब ऐसा लगता है कि इसके बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है, योगा और जिम्नास्टिक्स के बिना। तो हम सब लोग ऐसा भी सोचते हैं कुछ कि अगर इसको डायबिटीज है तो ओ माय गॉड इसका क्या होगा, ये तो नहीं, मतलब रोज रोज इंसुलिन कैसे। तो बट हमें हमें किसी को भी डायबिटिक पेशेंट्स नहीं है, हम लोग डायबिटिक हीरोज है। थैंक यू। I think that was so sweet and we really salute spirits, you know. आप हमारी ब्रेव बच्चियां हो एंड आई एम श्योर कि आप दूसरे बच्चों को भी ऐसे ही इंस्पायर करते रहोगे, है ना। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना, जैसे उज्जवल ने बताया कि हम बहुत लोनली फील करते हैं, पर हम जब देखते हैं कि भाई इतने सारे बच्चे हैं, इतना अच्छा काम कर सकते हैं वो अपने आप, तो फिर यहाँ पे कुछ लोनली फील होने की जरूरत नहीं है। और यही मोटो है हमारा ये प्रोग्राम के द्वारा कि भाई एटलीस्ट सब लोग एक दूसरे के पास आ सके, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड आई थिंक वी शुड डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि आई एम श्योर कि हमारे पेरेंट्स को भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो उर्जल एंड अदिति, ओवर टू यू बेटा। બધા પોતાની જાતને મ્યુટ ઉપર રાખજો, એટલે કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ ના થાય આપણે જે બોલતા હોઈએ એમાં, બરોબર। અને તમારા જે પણ પ્રશ્નો હોય એ ચેટ બોક્સમાં લખી દેજો। બધા પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો। इसमें स्पीकर ऑन है ना? हाँ हाँ, आपका स्पीकर ऑन है और आपका आवाज हम तक पहुंच रहा है। हेलो। Yes, ma'am, we can hear you. Yes, yes. So, Urjal, can we start, beta? Yes, sir. So the Yes. first question is to Dr. Shalini. My son has been recently diagnosed with type 1 diabetes. Till now, I thought that it happens only in elderly. Can my child have diabetes? पहला क्वेश्चन शालिनी मैम को है कि मेरे बेटे को रिसेंटली डायबिटीज हुई है। अभी तक मुझे लगता था कि वो सिर्फ बड़ों में होती है, तो क्या मेरे बच्चे को डायबिटीज है? રાઈટ। સો ક્વેશ્ચન એ છે કે ભાઈ મારા દીકરાને હમણાં જ ડાયાબિટીસ ડાયગ્નોઝ થયું છે ટાઈપ 1, રાઈટ। અને મને એવું હતું કે ભાઈ ખાલી મોટા લોકોને જ ડાયાબિટીસ થાય છે, તો શું મારા બાળકને ડાયાબિટીસ હોઈ શકે, રાઈટ। અને આઈ થિંક આ ક્વેશ્ચન હજી પણ, ભલે કોઈકના ડાયાબિટીસ કોઈ બાળકને થયાને 2-5 વર્ષ થઈ ગયા હશે, પણ હજી પણ ઘણા બધા પેરેન્ટ્સના મગજમાં આ ક્વેશ્ચન હોતો હશે કે નહીં હોય, ના હોય, બાળકોમાં ડાયાબિટીસ ના થાય। નાઉ રિમેમ્બર, મોટાનો ડાયાબિટીસ આખો અલગ હોય છે, રાઈટ। અને કદાચ તમે એ લોકોના ધ્યાનમાં વધારે આયા હશો, તમારા ધ્યાનમાં એવા લોકો વધારે આયા હશે કે જેમને મોટાનો ડાયાબિટીસ હોય, જેને આપણે કહીએ છીએ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ, રાઈટ। જે બાળકોનો ડાયાબિટીસ છે એને આપણે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ કહીએ છીએ। ટાઈપ 1 मैम आप म्यूट हो। Ma'am, हाँ हाँ, हो गई अनम्यूट हो गई। ये रुचि मैम कुछ करती रहती है बार बार।
સો ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ તમે જુઓ આખી દુનિયામાં કેટલા બધા બાળકો છે જેમને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ ડાયગ્નોઝ થાય છે, રાઈટ? અને લગભગ 1003 બાળકોને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ ડાયગ્નોઝ થાય છે. એટલે એવું નથી કે આપણે એકલા છીએ. આખા વર્લ્ડમાં તમે અમેરિકામાં જાઓ, તમે ઓસ્ટ્રેલિયા જાઓ, તમે યુરોપમાં જાઓ, કેટલા બધા એવા બાળકો છે જેમને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ થાય છે. અને એક બેઝિક, મને ખબર જ છે કે તમને આ બધી વસ્તુ ખબર છે, પણ એક બેઝિક વસ્તુ ખાલી કહી દઉં કે બાળકોમાં જે ડાયાબિટીસ થાય છે એ મોટાના ડાયાબિટીસ કરતાં બહુ અલગ છે. બાળકોના ડાયાબિટીસમાં ઇન્સ્યુલિન બનતું નથી, એટલા માટે ટ્રીટમેન્ટ ઇન્સ્યુલિન છે. જ્યારે મોટાના ડાયાબિટીસમાં ઇન્સ્યુલિન બને છે પણ જોઈએ એવું કામ નથી કરતું, એટલે તમે ગોળી આપો, ટેબ્લેટ્સ આપો, સિરપ આપો, એ લોકોનું 10 કિલો વજન ઉતારી દો તો એ લોકોનું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં થઈ જાય છે. જ્યારે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસમાં इंसुलिन इज एट प्रेजेंट द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल, राइट? सो अकेला इंसुलिन ही है जो टाइप 1 डायबिटीज में काम करता है. वेरी सिंपल, जो चीज बॉडी में नहीं बन रही है वो चीज हम उसको बाहर से दे रहे हैं. अब देखिए, लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम ओरल इंसुलिन बनाएं, हम इंसुलिन को टैबलेट के फॉर्म में बनाएं, पर इंसुलिन एक प्रोटीन है. जैसे अपने दाल खाते हैं तो दाल कैसे पेट में पच जाती है, वैसे ही अगर हम इंसुलिन को खाएंगे तो हमारा स्टमक का जो एसिडिटी है वो इंसुलिन को डाइजेस्ट कर देता है, राइट? ये इंसुलिन ने एकदम टुकड़ा टुकड़ा करी रहे छे, सो वो इंसुलिन ब्लड तक पहुंच ही नहीं पाता, राइट? इसीलिए हमको इंसुलिन कंपल्सरी इंजेक्टेबल फॉर्म में ही देना पड़ता है, राइट? सो ऐसा कोई डाउट नहीं है कि बच्चों को डायबिटीज नहीं हो सकती है. बच्चों में भी डायबिटीज बहुत कॉमन है, इसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, और इसमें इंसुलिन का डेफिशिएंसी होता है, राइट? सो उर्जल, आई थिंक आपको क्लियर हुआ बेटा डाउट? Yes, doctor. और शायद मैंने ये दूसरा क्वेश्चन भी आंसर कर दिया है. सो सॉरी मैडम. आरवने पहले बेन डॉक्टर. यस, उर्जल और अदिति, आप बेटा अनम्यूट कर देना अपने आप को. यस, सो दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज? आप डायबिटीज के अलग अलग टाइप तो मैंने वो बताया आपको कि टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है. देखिए, थोड़े बच्चे बड़े होते हैं ना, और कभी कभी उनमें आ जाता है, जैसे 16-17 साल के हुए, बहुत बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, डीके में नहीं जाते हैं, उनके पूरे फैमिली में ऐसे ही बॉर्डर पे डायबिटीज आया हुआ था, राइट? तो वो डायबिटीज जेनेटिक हो सकता है, वो डायबिटीज डिफरेंट है. पर हमको जो डायबिटीज हुआ है वो है टाइप 1 डायबिटीज, राइट? ओके, ओवर टू यू अदिति एंड रुचि मैडम. Aditya, are you there, beta? Yes, ma'am. Okay. Okay, so ડાયાબિટીસ ના આમ ઘણા બધા પ્રકાર છે, પણ મુખ્યત્વે બે પ્રકાર છે, ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2. હવે બેસિકલી આપણે મેડમે ઘણું બધું સમજાવ્યું, મેડમને બતાયા કે વોટ ઇઝ ધ બેસિક ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટુ ટાઈપ્સ. પણ આપણે અગર ગ્રોસલી સમજવાનો ટ્રાય કરીએ તો ઘરે માનો કે આપણે કંઈ પણ ખાઈએ છીએ, ખોરાકમાં જે પણ રોટલી દાળ ભાત શાક લઈએ છીએ, એ વસ્તુનું પાચન થાય એટલે એમાંથી શુગર છૂટો પડે છે, અને એ જે શુગર છે આંતરડામાંથી લોહીમાં અબ્ઝોર્બ થાય. જેવો લોહીમાં શુગર આવે છે તરત આપણા સ્વાદુપિંડ અથવા તો પેન્ક્રિયાસમાંથી ઇન્સ્યુલિન નામનો હોર્મોન બનવાનું શરૂ થાય છે. ओके, અને इंसुलिन છે એનું मेन काम શું છે? सो इंसुलिन का मेन काम है कि किसी भी तरह से खून में शुगर को कम कर देना, खून में शुगर को कंट्रोल में कर देना. ठीक है, सो ये कैसे करता है? दो तरीके से इंसुलिन ब्लड में शुगर को डाउन करता है. नंबर 1, हमारे जो सारे ऑर्गन्स है, આપણા જે બધા અંગો છે જેમને કોન્સ્ટન્ટલી. એક જ સેકન્ડ रुचि, एक જ સેકન્ડ પ્લીઝ બધા કલના કોણ છે, કલના પ્લીઝ બધા મ્યુટ કરી દેજો પોતાની જાતને, એટલે रुचि मैडम जे बोले ने आपने संभळाई. हाँ, रुचि मैडम प्लीज. तो इंसुलिन जे छे अपना बॉडी ना दरेके दरेक अंगो छे, जो सारे हमारे ऑर्गन्स है, ब्रेन से लेके स्किन से लेके हमारी हार्ट, किडनी, सारे सब लोगों को काम करने के लिए कॉन्स्टेंटली 24 घंटे शुगर की जरूरत होती है, मतलब ग्लूकोज की जरूरत होती है. ओके, पर अगर इंसुलिन नहीं होता है
वो लोग शुगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो इंसुलिन ઇટ ઇઝ લાઈક અ વેહિકલ ફોર ધેમ. ઉનકે લીએ સો એવું વિચારીએ કે આ બધા અંગોના પાસે એક દરવાજો હોય, દરવાજાની ચાવી ખોલવા માટે ઇન્સ્યુલિનની જરૂર પડે. ઇન્સ્યુલિન ન હોય તો લોહીમાં ગમે એટલું શુગર હોય તો પણ એ શુગર એ અંગોમાં એન્ટર ના થઈ શકે, એ અંગો એને વાપરી ના શકે. ઓકે, સો વન ફંક્શન ઓફ ઇન્સ્યુલિન કે દરેકે દરેક અંગને શુગર પહોંચાડવાનું કામ ઇન્સ્યુલિન કરે છે. નંબર 2, જે વધારાનું શુગર છે, સપોઝ આપણે ભરપેટ જમ્યું અને અત્યારે જેટલું આપણને શુગરની જરૂર છે એટલું ઇન્સ્યુલિનને આપી દીધું, છતાં પણ ખોરાકમાંથી શુગર વધે છે, બોડી શું કરશે? ઇન્સ્યુલિન એને ચરબીમાં ફેરવીને મૂકી રાખશે, સ્ટોર કરી રાખશે, જેથી જ્યારે ફરી ખાવાનું નથી આવતું ત્યારે તમે એ વસ્તુને ફરી યુઝ કરીને વાપરી શકો. ઓકે, આ સિમ્પલ મિકેનિઝમ છે. આ રીતે ઇન્સ્યુલિન બ્લડમાંથી શુગરને ડાઉન કરે છે. હવે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ જે છે એ મેઇનલી લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ કન્ડિશન છે. સો તમે જેમ જેમ તમારું ઉંમર વધે છે, કસરત નથી થતી, વજન વધારે વધતું જાય છે, એના કારણે મારા બોડીમાં પેદા થતું ઇન્સ્યુલિન એ સારી રીતે કામ નથી કરી શકતું, જોઈએ એવું કામ નથી કરી શકતું. એને કહેવાય ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ. ઓકે, એવું વિચારીએ કે જે 80 શુગર રાખવા માટે 10 પોઈન્ટ ઇન્સ્યુલિનથી કામ થઈ જતું હતું, એ જ 80 શુગર રાખવા માટે બોડીને વધારે ને વધારે ઇન્સ્યુલિન બનાવવું પડે છે, કારણ કે ઇન્સ્યુલિનને કામ કરવામાં તકલીફ પડે છે. હવે આવા કેસમાં ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસમાં અગર તમે એમને આપણે કહીશું કે તમે ડાયટિંગ કરો, તમે કસરત કરો, તમે અમુક એવી ગોળીઓ ખાઓ કે જેનાથી તમારા ઇન્સ્યુલિનને કામ કરવામાં મદદ થઈ જાય, તો શુગર સારી રીતે કંટ્રોલ થઈ શકે છે, રાઈટ? પણ એ લોકોના કેસમાં ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસમાં બહુ જ લેટ સ્ટેજમાં ઇન્સ્યુલિનની જરૂર પડે છે. શરૂઆતમાં ઇન્સ્યુલિનની જરૂર નથી પડતી. આ બધી વસ્તુઓથી, એસ્પેશિયલી ટેબ્લેટ્સથી એ લોકોને કંટ્રોલ થઈ શકે છે. ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસમાં બેસિકલી જે આપણું સ્વાદુપિંડ છે એમાં ઇન્સ્યુલિન બનતું બંધ થઈ જાય છે કોઈ કારણોસર, જેના કારણે તમે બહારથી તમારે કમ્પલસરી ઇન્સ્યુલિન લેવું પડે છે, રાઈટ? તો મેઇન 2 ડિફરન્ટ ટાઈપ છે, ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2. ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ શરૂઆતમાં એવો પ્રશ્ન કરતા હોય છે કે મેડમ બાળક મોટું થશે, ટાઈપ 1 માંથી ટાઈપ 2 થઈ જશે, એને દવાથી ચાલશે? એક વસ્તુ જે પહેલાથી ઇન્સ્યુલિન બનવાનું બંધ થયું છે, એ તમારી ઉંમર વધતા એ જાતે શરૂ નથી થતું. તમે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ માંથી ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસમાં જતા રહો એવું નથી થતું. હા, જો કંટ્રોલ ના કરો અને તમારું વજન વધી જાય, એ બધી ઇશ્યુ થાય, તો તમને ટાઈપ 1 ની સાથે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ થઈ શકે બહુ મોટા થઈને. અધરવાઇઝ બંને બિલકુલ અલગ પ્રકાર છે, એટલે એકબીજાના સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસમાં મોટાભાગે ઘરમાં ઘણા બધા લોકોને ડાયાબિટીસ હોય ઓલરેડી. ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસમાં યુઝ્યુઅલી કોઈને ઘરમાં ડાયાબિટીસ ના હોય. Does that explain the question, madam? Yes. यस रुचि मैडम, और मुझे एक ये बात ऐड करनी है कि अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, जैसे आपके घर में कोई एल्डर्स है, अगर वो उसको कंट्रोल में नहीं करते हैं तो उनका डायबिटीज टाइप 1 में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? तो उनको भी इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है. सो 20% टाइप 2 डायबिटीज जो है वो लोग इंसुलिन पे चले जाते हैं, राइट? हाँ, ठीक है. उर्जल, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बेटा? Yes, ma'am. Next question is for Dr. Shalini. Why is this condition permanent? Can't it be temporary? Is there any cure for this? ये condition permanent क्यों है? ये temporary क्यों नहीं हो सकती? और क्या इसका कोई इलाज है? आई थिंक ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर पेरेंट को शायद हर दिन सताता है कि ये टाइप 1 डायबिटीज क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों मिट नहीं जाएगा, बड़े होके क्या मेरा बच्चा टैबलेट्स ले पाएगा, क्या इसका कोई क्योर है कि नहीं? देखिए, हम लोग बहुत ही स्ट्रेट लैंग्वेज में बताते हैं ताकि आपका भी माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज का कोई क्योर नहीं है, राइट? देखिए, इंसुलिन कहाँ से बनता है? इंसुलिन पैनक्रियास के बीटा सेल से बनता है. अब ये बीटा सेल्स का डैमेज हो चुका है और इसीलिए हमको डायबिटीज आया है, राइट? मैं बहुत हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ पेशेंट्स को कि अगर मेरी उंगली कट गई तो नई उंगली ग्रो नहीं कर सकती. हम शायद कुछ उसको आर्टिफिशियल उंगली बिठा सकते हैं, पर नया उंगली ग्रो नहीं कर सकता, राइट? वैसे ही अगर हमारे बॉडी में जो बीटा सेल्स है वो एक बार डैमेज हो जाते हैं
तो हम उसको वापस रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ये रोग जो है वो परमानेंट है, वो टेम्पररी नहीं है, राइट। हमने दुनिया में अब कितने सारे डेवलप कंट्रीज है, राइट, कि जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसे टाइप 1 डायबिटीज हो, उनके पास शायद पैसों की कोई कमी नहीं है, उनके पास शायद रिसर्च की कोई कमी नहीं है, तो भी वो पेशेंट्स इंसुलिन ले रहे हैं, क्योंकि हाँ वो लोग क्योर के लिए काम कर रहे हैं, पर उनको भी पता है कि ये इतना मल्टीफैक्टोरियल कॉम्प्लेक्स डिजीज है कि इसका क्योर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च इस पे चालू है, और जिस गति से रिसर्च चल रहा है, हमें ऐसी आशा है कि रिसेंट फ्यूचर में, नजदीक के भविष्य में कुछ नया आ जाना चाहिए। पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंसुलिन का अलावा हमारे पास और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमको ये मान के चलना है कि हमारी ये कंडीशन परमानेंट है, इसका कोई क्योर नहीं है, राइट। सो ये मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनके साथ भी आपको शांति से बैठ के ये समझाना चाहिए कि बच्चा, इंसुलिन हमारी लाइफलाइन है। अगर हम इंसुलिन को अच्छे से लेते हैं तो हम बहुत हेल्दी रहेंगे, हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। पर यस, ये चीज को हम मना नहीं कर सकते हैं दैट दिस इज अ परमानेंट कंडीशन, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए हमारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी ट्राई कर लिया है, वो भी काम नहीं कर रहा है। सब पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पूछ रहे हैं, पर देखिए अगर आपको बाहर की कोई ग्रंथि, बाहर का कोई ऑर्गन आपके बॉडी में डालना है, तो आपका बॉडी तो उसको रिजेक्ट कर देगा, राइट। तो फिर क्या करना पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है, और ये सप्रेशन के चक्कर में एक छोटी सी सर्दी भी आपको बड़ा निमोनिया बना सकती है, क्योंकि अभी आपके पास इम्यूनिटी नहीं है। तो पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन भी हम उन्हीं पेशेंट्स के लिए एडवाइस करते हैं कि जिसको साथ में किडनी का ट्रांसप्लांट, जैसे कोई मतलब 50 साल हो गए हैं और अच्छे से कंट्रोल नहीं किया है डायबिटीज का, उनका किडनी फेल हो रहा है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना है, तो शायद साथ में पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन ट्राई कर सकते हैं, और वो भी हर एक पेशेंट में सक्सेसफुल नहीं जाता है। इट्स अ सुप्रा मेजर सर्जरी, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, वो पैनक्रियास मिलना भी मुश्किल है, राइट। तो वो सब में पढ़ने के बजाय इंसुलिन से मैनेज करना बहुत ही सिंपल और आसान है। सो ये क्वेश्चन का मेरा आंसर ये है कि दिस कंडीशन इज परमानेंट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कोई क्योर नहीं है, पर बहुत सारा रिसर्च चालू है, तो हमें बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। उर्जल, इज दैट ओके? डू यू हैव एनी अदर, आपको कुछ डाउट, आपको कुछ बेटा इसके बारे में जानना पूछना? हेलो मैडम। हाँ, और दूसरा, एक ये क्वेश्चन है कि इंसुलिन हमारे बॉडी के लिए डेंजर है, ऐसा किसी ने पूछा है। देखिए, इंसुलिन तो हमारे बॉडी में वैसे नेचुरली ही बन रहा है, तो जो चीज नेचुरली हमारे बॉडी में बन रही हो वो डेंजरस कैसे हो सकती है? वो हमको डेंजर से बचाती है ना। पेशेंट्स को कभी लगता है कि अरे भाई वो तो 20 यूनिट्स पे ही है, मेरा बच्चा क्यों 40 यूनिट्स ले रहा है, तो मेरा डायबिटीज बहुत खराब, मैं कुछ करके डोज कम कर दूं। आप इंसुलिन के कितने यूनिट्स लेते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अगर वो डोज लेने से आपका शुगर कंट्रोल में रहता है तो वो डोज आपके लिए परफेक्ट है, राइट। और हर बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो आप ये कंपेयर नहीं कर सकते हो कि उसको ज्यादा है, मेरा कम है, या मेरा ज्यादा है तो कुछ गड़बड़ है। समझ आया आपको, राइट। किसी के साथ डोज का कंपैरिजन भी आपको नहीं करना है। जिसको भी डाउट्स है वो सब चैट बॉक्स में लिख लीजिए। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं, हम सभी चैट बॉक्स चैट करके सब चैट से आंसर देने वाले हैं। हेलो मैडम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम, माय नेम इज अधिराज सिंह राठौर। क्या ये शुगर ठीक हो सकती है? बेटा मैंने वो चीज का अभी ही आंसर दिया ना, राइट, कि अगर अच्छे से कंट्रोल में रखते हो तो आप एक परफेक्टली नॉर्मल बच्चा हो, जैसे आपके फ्रेंड्स है वैसे ही आप हो, राइट। पर हमारे पास इस चीज का कोई क्योर आज के तारीख में नहीं है, ठीक है, राइट। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप अनम्यूट मत करना, आप चैट बॉक्स में लिख देना,
हम Hello, ट्राई madam. करेंगे कि अगर इसका रिकॉर्डिंग हम कर रिकॉर्डिंग रुचि मैम कर ही रहे हैं, अगर रिकॉर्डिंग होगा तो हम आपको मैसेज कर देंगे ग्रुप में, राइट? अदिति, कैन वी मूव ऑन बेटा? Hello, Yes, madam. next question है બધા Yes. ક્વેશ્ચન ના આન્સર આપીશું, બરોબર? એટલે આપણે આ સેશન પતી જવા દો, પછીનો 15-20 મિનિટ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર માટે રાખ્યા છે, એટલે તમે વચ્ચેથી ક્વેશ્ચન ના પૂછતા, હમણાં જે પણ પ્રશ્નો હોય બધા લખી કાઢજો ચેટ બોક્સમાં. Yes, next question is to Ruchi ma'am, that nobody in my family has this diabetes. How is it possible that my daughter has it? हमारे फैमिली में किसी को भी डायबिटीज नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मेरी डॉटर को डायबिटीज है? Yes, this is a very good question. Actually, बहुत सारे पेरेंट्स, ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन फर्स्ट विजिट में तो आता ही है कि हमारे फैमिली में किसी को भी नहीं है, तो कैसे मेरे बच्चे को आ गया? टाइप 1 डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री इतना सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव नहीं होता है. टाइप 2 डायबिटीज जो होता है, જે મોટા લોકોનો ડાયાબિટીસ છે, એમાં તમને જોવા મળે કે મોટા ભાગે મમ્મી, પપ્પા, ભાઈ, બહેનમાંથી કોઈ લોકોને, ઘણા બધા લોકોને ફેમિલીમાં ડાયાબિટીસ હોય. ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસમાં ફેમિલી હિસ્ટ્રી એટલી પોઝિટિવ નથી હોતી, અને એવું શક્ય છે કે આખા પરિવારમાં કોઈને પણ ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસ ન હોય તો પણ બાળકને ડાયાબિટીસ ડેવલપ થાય. ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસનું જે કારણ છે એ બહુ મલ્ટીફેક્ટોરિયલ છે, એટલે બહુ કોમ્પ્લેક્સ છે. એટલે ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય એટલે તમને જો ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસ હોય, તમારા કાં તો ક્લોઝ સિબલિંગ એટલે ભાઈ અથવા બેનને, અથવા તો ફર્સ્ટ કઝિનમાં લગભગ 5 થી 10% ચાન્સ હોય કે કોઈને ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસ હોય. બાકીના 90% બાળકોમાં ફેમિલીમાં કોઈને પણ ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસ હોતો નથી. Yeah, I think we can move on with that. Aditi, you want to ask anything on this? No ma'am. Okay, I think then we can move on to the next question. Urjal? Yeah. Next question is to Dr. Shalmi. My elder son has diabetes. Will my younger son be affected too? Can my unborn baby develop it too? Is there any way to know whether the baby will develop diabetes in future or not? Can we prevent it? मेरे बड़े बेटे को डायबिटीज है, क्या मेरे छोटे बेटे को भी डायबिटीज होगी? क्या मेरे अनबॉर्न बेबी को भी वो डेवलप हो सकती है? क्या ऐसा तरीका है कि हम जान सकें कि वो बेबी को डायबिटीज फ्यूचर में होगी कि नहीं, और क्या हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे काफी फैमिलीज में ऐसा होता है कि भाई एक बच्चे को डायबिटीज है और पेरेंट्स कंटिन्यूअसली ये टेंशन में रहते हैं कि दूसरे बच्चे को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा. सो अगर 2 बार सुसु ज्यादा गए तो पूरा फैमिली टेंशन में आ जाता है, राइट? देखिए, अगर एक सिबलिंग को, मतलब एक भाई बहन को डायबिटीज है किसी को, तो दूसरे बच्चे को डायबिटीज डेवलप होने का चांस डेफिनेटली थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि उनका जेनेटिक बैकग्राउंड सेम है, राइट? सो उनमें 5% चांस रहते हैं कि दूसरा बच्चा भी टाइप 1 डायबिटिक हो. पर हमारे जो इतने सारे पेशेंट्स है, हमारा इतना जो बड़ा ग्रुप है, उसमें हार्डली 6 से 7 ऐसे फैमिलीज है कि जिसमें दोनों बच्चों को डायबिटीज है. सो कितने सारे ऐसे फैमिलीज है कि जिसमें डायबिटीज दोनों बच्चों को नहीं भी है, राइट? तो मेरा ये बोलना है कि डायबिटीज दूसरे बच्चे को आने का चांस थोड़ा बढ़ सकता है, पर ऐसा नहीं है कि उसको आएगा ही. तो अगर हम उसका जैसे HbA1c करा ले या उसका हर 3 महीने शुगर करा ले, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है. और अभी हमारे पास जो टेस्ट अवेलेबल है वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि दूसरे बच्चे को भी डायबिटीज होगा. चलो, हम सब जो एंटीबॉडीज का टेस्ट कराते हैं ना, एंटी गैड एंटीबॉडी, बहुत सारा लंबा लिस्ट है, वो टेस्ट हम करा सकते हैं. पर अगर पॉजिटिव आया तो उसका ये मतलब नहीं है कि डायबिटीज होगा, और अगर नेगेटिव आया तो उसका ये मतलब नहीं है कि नहीं होगा. सो मेरी जस्ट ये एडवाइस है कि देखो, अगर आना है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं. कैन वी प्रिवेंट इट? नो, वी कैन नॉट प्रिवेंट टाइप 1 डायबिटीज फ्रॉम हैपनिंग. अगर मुझे पता भी है कि किसी को टाइप 1 डायबिटीज होगा, मैं उसको रोक नहीं सकती हूँ, राइट? तो फिर मैं उसके बारे में टेंशन भी नहीं करूंगी. मुझे पता है कि डायबिटीज का सिम्टम्स क्या होता है, ज्यादा सुसु करना, ज्यादा पानी पीना, वजन कम होना.
सो अगर ऐसा कोई लक्षण मेरे दूसरे बच्चे में लग रहा है तो मैं उसका टेस्ट करूंगी, राइट। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट कि हम वो बच्चे का, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि आप हर बार टेस्ट करो वो हर बार नॉर्मल आएगा, राइट। सो इसलिए दूसरे बच्चों का भी टेस्ट करते रहना जरूरी नहीं है। कोई ममा प्रेग्नेंट है, राइट, और उसको ये टेंशन है कि भाई ये वाले बच्चे को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, तो अगेन हमारे पास उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है जानने के लिए कि ये बच्चे को फ्यूचर में डायबिटीज होगा कि नहीं। तो एक ही चीज है कि देखो टेंशन नहीं रखना है, क्योंकि टेंशन रखोगे तो फिर आप अपना लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। जो आएगा उसको देखा जाएगा, ये एटीट्यूड से रखो, क्योंकि अगर आना है तो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट्स होते हैं पर सब रिसर्च सेटिंग में होते हैं, राइट। जो बड़े बड़े जहाँ पे रिसर्च हो रहे हैं वहां पे ये टेस्ट कर सकते हैं वो लोग कि भाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर वो लोग भी यही एडवाइस करते हैं कि ये टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो भी डेवलप नहीं होता है, और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो भी कभी कभी डेवलप हो जाता है, राइट। और अभी हम इस स्टेज पे इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। उर्जल, इज दैट ओके? डज दैट आंसर योर क्वेरी? राइट, ओके। हेलो मैडम, हाँ बोलो। હું મારે એક પ્રશ્ન કરવો છે हाँ करो। કે આ જે બાબા રામદેવજી મહારાજ જે આ કહે છે કે ટાઈપ 1 મટી જ જાય મારા ત્યાં, એના વિશે અમને સમજાવો. હવે જો હું તો આયુર્વેદિક ડોક્ટર નથી અને હું બાબા રામદેવ પણ નથી, રાઈટ, પણ અમે જે કહીએ છીએ ને એ હજારો લાખો પેશન્ટના સ્ટડી પરથી, જે અમેરિકાની, યુએસએની જેટલી પણ ગાઈડલાઇન્સ બધી આવે છે ને એના આધાર પર અને અમારા એક્સપિરિયન્સના આધાર પર કહીએ છીએ, રાઈટ। આજ સુધી અમે એકે પેશન્ટ નથી જોયું કે જેને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ મટી ગયું હોય, બરોબર ને। એટલે જો આવી કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ આવે, હું એમ નથી કહેતી કે લોકોને કદાચ નથી આવડતું કે એ લોકો ખોટું કહે છે, પણ જો એ લોકો આવું કહે કે ભાઈ આવી ટ્રીટમેન્ટ છે જેનાથી મટી શકે છે, તો એ લોકોએ એ ટ્રીટમેન્ટ જે બધા साइंटिफिक बॉडीज हो, राइट, कि जो लोग टाइप 1 पे रिसर्च कर रहे हैं तो उनका ये जो ट्रीटमेंट है वो उनको देना चाहिए। फिर वो लॉट ऑफ, जो આપણે વેક્સિન અત્યારે કોરોનાની લેવાની છે તો આપણે કેવું ફફડાટ કરીએ છીએ कि भाई खबर नहीं सेफ हसे कि नहीं होय, राइट, जबकि वो वैक्सीन को कितने सारे लोगों में ट्राई करके रखा है। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपके पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जिससे डायबिटीज क्योर हो सकता है, तो आप वो ट्रीटमेंट जो रिसर्च कर रहे हैं उनको दीजिए। वो लोग बहुत सारे पेशेंट्स पे रिसर्च करेंगे, लॉन्ग टर्म रिसर्च करेंगे। देखो 1 महीना 2 महीना अगर कोई इंसुलिन कभी कभी नहीं लेता है ना, नहीं होता है, राइट, पर वो उसको बोलो कि भाई 1 साल नहीं लिया, 2 साल नहीं लिया तो भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगा, वो बच्चों पे हम सब स्टडीज करें तो शायद मान ले कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, पर वरना मुझे लग रहा है कि हम ये सब में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। मैम आई हैव डाउट। थैंक यू मैडम। एक सेकेंड, आपके जो भी डाउट्स है ना, बिकॉज अगर आप बीच में पूछोगे तो हमारा वो फ्लो शायद चला जाए। मैम मैंने चैट बॉक्स में लिखा है ऑलरेडी। ये खत्म हो जाता है ना, उसके बाद हम सब चैट बॉक्स से क्वेश्चंस आंसर करेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो मैंने सबको क्वेश्चंस में आंसर्स में वो लिख ही रही हूँ आपके क्वेश्चंस, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आई एम गोइंग टू राइट देम डाउन और एट द एंड वी विल सॉल्व देम ऑल, राइट। यस अदिति। So next question is to Ruchi ma'am. Her mother passed away recently. Could the mental stress have given her diabetes? मेरी फ्रेंड की मम्मा अभी जस्ट रिसेंटली अभी एक्सपायर हो गई है, तो क्या उसका मेंटल स्ट्रेस उसे डायबिटीज दे सकता है? ઓકે, થેન્ક યુ ફોર ધ ક્વેશ્ચન અદિતિ. અગેન ઘણા બધા કેસીસમાં અમુક બાળકોમાં એવું જોતા હોઈએ છીએ કે કોઈ સ્ટ્રેસ આવે, સો मम्मी का गुजर जाना इज अ मेंटल स्ट्रेस। सिमिलरली फिजिकल स्ट्रेस, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को बुखार आया या बच्चे को न्यूमोनिया हुआ और उसके बाद पता चला कि बच्चे को डायबिटीज आया है, तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि या तो वो कंडीशन की वजह से या तो उसमें जो दवाइयां दी बच्चे को उसकी वजह से डायबिटीज आ गई, या बच्चे के बॉडी को जो स्ट्रेस हुआ उसकी वजह से डायबिटीज आ गई। सो
एक्चुअली स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज नहीं आती है। डायबिटीज आने का जो प्रोसेस है ना वो बहुत लंबा होता है। डायबिटीज डेवलप होना शुरू होना वहां से लेके एक्चुअली डायबिटीज के लक्षण आना उसमें काफी टाइम लगता है, कई बार कई बहुत महीने लग जाते हैं। ये प्रोसेस जब चल रहा होता है उस टाइम पे अगर बॉडी को अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है कोई कारण से, उसकी वजह से जो डायबिटीज होने का प्रोसेस डेवलप होने का जो प्रोसेस चल रहा था थोड़ा जल्दी हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी को उसके सामने जो फाइट करना पड़ता है उसकी वजह से डायबिटीज जल्दी उसका निदान हो जाता है। तो स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज का निदान नहीं होता है। एक्चुअली जो प्रोसेस चल रहा था, शायद अगर बीच में कोई भी स्ट्रेस नहीं आया होता तो शायद 3 महीने या 6 महीने में अपने आप वो सिम्टम्स के साथ या लक्षण के साथ उसका निदान हुआ होता था। पर स्ट्रेस की वजह से आना इट इज नॉट करेक्ट। टाइप 1 डायबिटीज एक्चुअली आना ही था और वो आया है। तो उसकी वजह से सो द mental stress has not given her diabetes. That is my answer to this question. Any more queries, beta, No, on ma'am. this? Okay. हेलो, हाँ मैडम, मैं जितेंद्र सिंह राठौड़ बोल रहा हूँ। नमस्ते। एक्चुअली मैडम मैं ये पूछ रहा था कि होम्योपैथिक के जितेंद्र ट्रीटमेंट सिंह जी, से एक मिनट, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपके जो भी प्रश्न ना 10 क्वेश्चन है हमारे, सिर्फ एक बार हो जाने दीजिए, उसके बाद सारे आपके जो प्रश्न है ना वो 1 by 1 हम लेंगे। और ऐसा हो तो आप हैंड रेस कर देना अगर चैट बॉक्स में नहीं लिखना है तो बस ये 7वां क्वेश्चन हो गया, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हम आप सबसे ही इंटरेक्ट करेंगे और आपके जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व करेंगे। तो आप आपका हैंड रेस भी कर सकते हैं, राइट? हाँ, तो हम फिर आपसे बात करेंगे। यस, ओवर टू यू उर्जल। Yeah. Next question is for Dr. Shalini. What do we mean by autoimmune condition? If my child has diabetes, can she have other diseases? हमें ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब क्या होता है? अगर मेरे बच्चे को डायबिटीज है तो क्या उसे दूसरी कोई और बीमारी भी हो सकती है? राइट। सो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है ना तो हम उसे बोलते हैं कि भाई आपको टाइप 1 डायबिटीज हुआ है, जिसका मतलब है ऑटो इम्यून कंडीशन, राइट? सो ऑटो इम्यून का क्या मतलब है? हम ऑटोग्राफ करते हैं, मतलब खुद की सिग्नेचर करते हैं। सो ऑटो मतलब खुद की, इम्यून इज इम्यूनिटी, राइट? सो जब खुद की ही इम्यूनिटी गड़बड़ हो जाती है और वो हमारे सेल्स को बैकफायर करती है, राइट? देखिए क्या होता है कि किसी भी बच्चे में जब टाइप 1 डायबिटीज आना होता है ना तो 2 चीजों का जरूरी होता है। एक कि उसमें कुछ ऐसे जेनेटिक्स है, कुछ ऐसी जीन्स है, कुछ ऐसे रंग सूत्र है जो डायबिटीज आने को फेवर करते हैं, राइट? एट द सेम टाइम कुछ इन्फेक्शन लगा, जैसे मे बी कोई वायरस आया या कोई बैक्टीरिया ने एंटर किया हमारे बॉडी में। क्या एंटर करता है और क्या करता है वो एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, पर कुछ ऐसी चीज जो बॉडी में आती है जो हमारे बीटा सेल जैसी दिखती है, राइट? तो हमारी इम्यूनिटी हो गई कंफ्यूज कि ये जो बाहर से आया उसको मारना है कि बीटा सेल को मारना है। और ये प्रोसेस में हमारी इम्यूनिटी हमारे खुद के बीटा सेल्स को मार देती है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून, मतलब खुद की ही इम्यूनिटी खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, वो होता है ऑटो इम्यून, राइट? अब देखिए ऑटो इम्यून कंडीशन तो बहुत ज्यादा होती है, पर हम टाइप 1 डायबिटीज में 2 ऑटो इम्यून कंडीशंस बहुत कॉमनली देखते हैं। एक है थायराइड, है ना? हम इसलिए हर बार हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं पहले डायग्नोसिस पे और फिर बोलते हैं कि हम हर साल में एक बार कराएंगे। सो होता है थायराइड, जो गले की ग्रंथि होती है ना, तो वो कभी कभी काम करना बंद कर सकती है। और दूसरा होता है सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज मतलब गेहूं का एलर्जी, घઉં, આપણે જે ઘઉં ખાઈએ છે ને એની एलर्जी। सो वो भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, राइट? सो ये 2 चीजें जो है वो टाइप 1 डायबिटीज में ज्यादा कॉमन है, राइट? और इसीलिए हम उन चीजों का रेगुलर स्क्रीनिंग कराते हैं ताकि अगर कोई डिजीज आना है, देखो अगर ऑटो इम्यून कंडीशन को हम आते हुए नहीं रोक सकते हैं, हमारी ये मजबूरी है, पर हम क्या कर सकते हैं, अगर आना है तो हम उसको टाइम पे पकड़ पाए
ताकि उसका टाइमली ट्रीटमेंट कर सके और उसको फर्दर प्रोग्रेस होने से, उसको ज्यादा सिम्टम दिखने से हम रोक सके, राइट। सो इसका ये मतलब है कि खुद का इम्यूनिटी खुद पे ही अटैक करता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन। ठीक है उर्जिल, आपको समझ आ गया? ओके, यस अदिति। So next question is for Ruchi ma'am. We were giving her more sweets recently. Could this have caused her diabetes? हम उसे अभी रिसेंटली बहुत सारी मिठाइयाँ खिला रहे थे, तो क्या उससे उसको डायबिटीज हो सकता है? ओके, तो जैसे आगे के क्वेश्चन का जो आंसर था ना, स्ट्रेस की वजह से टाइप 1 डायबिटीज नहीं होता, सेम वे डाइट का भी टाइप 1 डायबिटीज के होने में कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ने अब तक क्या खाया है, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो मम्मी जब प्रेग्नेंट होती है तब उन्होंने क्या लिया है, या उन्होंने ज्यादा स्वीट्स खाई है, ये सब चीजों की वजह से टाइप 1 डायबिटीज नहीं होता है। डाइट का, हमारे लाइफस्टाइल का, फिजिकल एक्टिविटी का टाइप 1 डायबिटीज के होने से कोई लेना देना नहीं है। सो ज्यादा स्वीट्स अगर बच्चे ने खाया है तो उसकी वजह से उसको डायबिटीज नहीं आया है। हाँ, जब आपका बॉडी में इंसुलिन कम हो रहा था, जो ज्यादा स्वीट्स बच्चा ले रहा था उसको बॉडी अच्छे से उसको मेटाबॉलाइज या उसको यूज नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा जल्दी मैनिफेस्ट हो सकता है, पर उसकी वजह से नहीं आता है। तो ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार पेरेंट्स ऐसा गिल्टी फील करते हैं कि हम लोगों ने बच्चे को कुछ या तो ऐसा दिया है, या तो मम्मी ने प्रेगनेंसी में कुछ ध्यान नहीं रखा है, या इसकी वजह से बच्चे को आया है। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज आनी थी इसलिए आया है। हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे जिससे वो ना आए। ओके, सो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हमने काफी बार देखा है ना, मम्मी पापा झगड़ना शुरू कर देते हैं, ते आम कर्યું होत तो आम ना था, ते आम कर्યું होत तो आप ना था, राइट। सो हमारे कुछ करने या ना करने से डायबिटीज आती या नहीं आती है, राइट। वो आनी थी और वो आई, हमारे हाथ में है उसका कंट्रोल, जिसपे हम फोकस करेंगे। ठीक है, यस। यस उर्जल। How does insulin act in the body? What happens when there is insulin deficiency? हमारे बॉडी में इंसुलिन कैसे काम करता है, और अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है? अच्छा उर्जल, आप इसका आंसर आप दो। चलो, आप तो डायबिटीज से इतने सारे साल से अच्छे से मैनेज कर रहे हो ना, तो आप बताओ इंसुलिन हमारे बॉडी में क्या काम करता है? अरे म्यूट क्यों कर दिया? इंसुलिन हमारे बॉडी में एक्चुअली बीटा सेल्स प्रोड्यूस तो नहीं करेगा, मतलब पैनक्रियाज जो है हमारे, जिनको टाइप 1 डायबिटीज होता है, वो बहुत ही पैनक्रियाज बहुत कम सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। तो अगर हम इंसुलिन हम ले रहे हैं इंसुलिन, तो वो हमारे शुगर को कंट्रोल करेगा, वो जो ग्लूकोज बनता है उसे भी वो कंट्रोल करेगा। और अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो तो डायबिटीज आपको लाइक हो सकती है। और Aditi might want to add something. ओके, सो लेट मी आंसर दिस। इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे बॉडी का, राइट। और आई वुड से कि पूरे बॉडी के अच्छे फंक्शन के लिए इंसुलिन बहुत जरूरी है, राइट। इंसुलिन का मेन क्या काम है, हम जो खाना खाते हैं उससे जो शुगर बढ़ती है उसको इंसुलिन कंट्रोल करता है, राइट। बॉडी क्या करता है, बहुत टाइट रेगुलेशन करता है ना हर चीज का, ये भी नहीं बढ़ना चाहिए, वो भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो जैसे ही थोड़ा शुगर बढ़ा, इंसुलिन आया और वो शुगर को अच्छे से कंट्रोल करता है, राइट। अब ये कंट्रोल किया हुआ शुगर जाता कहाँ है, वो जाता है चर्बी में, तो इसलिए हमारा वजन बढ़ता है, हमें ताकत आती है, राइट। तो इंसुलिन का काम है नंबर 1 कंट्रोल ऑफ शुगर्स, और नंबर 2 हमारे सभी ऑर्गन्स तक शुगर पहुंचाता है, ताकि खाने के बाद हमारे में ताकत क्यों आ जाती है, नहीं खाए तो मुंह कैसा लटक जाता है, और जैसे खाते हो तो क्यों ताकत आ जाती है, क्योंकि ये इंसुलिन जाके सभी ऑर्गन्स तक शुगर को पहुंचाता है, तो हमारे बॉडी में वापस ताकत आ गई। तो अगर इंसुलिन नहीं है, राइट, बिकॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज हमारे बॉडी में इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो गया है,
तो नंबर 1 शुगर सब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, राइट। शुगर्स बढ़े तो बॉडी को तो अच्छा नहीं लगता, कुछ भी एक्स्ट्रा बढ़े तो बॉडी उसको निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ग्लूकोज। इसलिए जब डायग्नोसिस होता है तब हमारा यूरिन शुगर इतना बढ़ जाता है। या कभी कभी अगर आपका शुगर जैसे 300 350 हो गया और उस टाइम पे आपने यूरिन शुगर किया तो वो +2 +3 आ जाता है, राइट, क्योंकि बॉडी उसको यूरिन में निकाल देता है। अब इतना सारा आप यूरिन शुगर निकालते हो तो आपको पानी की प्यास भी ज्यादा लगती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि अभी भी कभी अगर आपकी शुगर ज्यादा है तो आपको बहुत पानी पीने की इच्छा होती है, राइट, क्योंकि बॉडी सुसु करे जा रहा है तो आपको उतना पानी पीना पड़ता है। और जब ऐसा होता है कि जितना आप सुसु करते हो उतना आप पानी नहीं पी पाते हो, तब जाके आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है, राइट। सो नंबर 1 इज शुगर बढ़ गए, बार बार सुसु जाना पड़ता है, बहुत प्यास लगती है और फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके साथ साथ देखो इंसुलिन नहीं है पर शुगर 400-500 है तो कोई आप फुल एनर्जी वाले नहीं हो जाते हो, आप बहुत टायर्ड हो जाते हो, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो ये शुगर बॉडी यूज नहीं कर पा रहा है, राइट। तो बॉडी क्या करता है, हमारे मसल्स को पिघला देता है, हमारे चर्बी जो इतना मेहनत करके हमने बनाया है ना वो सबको पिघला देता है और उसमें से एनर्जी निकालता है और इसकी वजह से आपका वजन भी कम हो जाता है और कभी कभी बॉडी में कीटोन्स भी आ जाते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई वी से कि इंसुलिन हमारा लाइफ लाइन है, राइट। डेफिशिएंसी हो गया, आई नो, वो चीज को हम नहीं बदल सकते हैं, पर हम कर ये सकते हैं कि हम टाइम पे इंसुलिन दे, हम प्रॉपरली इंसुलिन दे ताकि हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। और हमने देखा है कि जो अच्छे से डायबिटीज को मैनेज करता है ना वो 70-80 ईयर्स तक जीता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अच्छे से इंसुलिन को मैनेज करेंगे तो हम अच्छे से हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सो उज्जवल, द आंसर हैज टू बी दिस लॉन्ग, इतना छोटा छोटा आंसर नहीं चलेगा, ठीक है। यस अदिति। So next and last question for Ruchi ma'am is, what is HbA1c? Why is it important to test this every 3 months? HbA1c रिपोर्ट क्या है और ये हमें हर 3 महीने में क्यों चेक कराना चाहिए? अच्छा रुचि मैम, इसके साथ अगर आप वो भी बता दें कि हम हर साल में कौन से इन्वेस्टिगेशंस करें, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आया है। राइट, ओके। HbA1c, अगर HbA1c को हम सही से देखें, HB मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब हमारे खून के जो टके होते हैं, लोई ना टका जो आप टिपिकली कहिए, दैट इज आवर हीमोग्लोबिन। A1c नाम का जो हीमोग्लोबिन है ये बेसिकली ब्लड में शुगर के साथ, ग्लूकोज के साथ चिपके हुए घूमता है। और टिपिकली जब हीमोग्लोबिन होता है ना वो 3 महीने का उसका लाइफ होता है। सो आप जब HbA1c को टेस्ट करते हो आपको 3 महीने का एवरेज शुगर का आइडिया मिलता है। ओके, सो HbA1c आपको परसेंटेज में मिलता है, 7%, 8%, 9%, ऐसे परसेंटेज में उसका आंसर मिलता है। और उसके साथ वो लोग आपको दूसरा एक नंबर देते हैं जिसमें लिखा होता है एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज, EAG, मतलब आप पिछले 3 महीने में लगभग एवरेज मतलब सरेराश शुगर आपका कितना रहा है। ओके, अब ये हम क्यों टेस्ट करते हैं? सी, मेरे पास 2 बच्चे हैं, बच्चा ए और बच्चा बी। ओके, बच्चा ए जो है हमारा, उसका पूरे दिन में शुगर लगभग उसके 80 से लेके 150, 160 60 के बीच में रहते हैं, ज्यादा 70-80% शुगर्स उसके सारे नॉर्मल रहते हैं। जो वो टेस्ट करता है, सो मेरा बच्चा ए है, वो दिन में 3 बार टेस्ट करता है और वो तीनों बार शुगर उसका नॉर्मल आता है। ठीक है, ये बच्चे का जब हमने HbA1c किया तो HbA1c आया 9%। ओके, सो बच्चा, तो द क्वेश्चन इज कि हमारे तो सारे शुगर नॉर्मल है, जो भी 3 बार हम टेस्ट करते हैं वो सारे शुगर नॉर्मल है। सो दैट मीन्स HbA1c हमें ये बताता है कि जहां पे शुगर टेस्ट नहीं हो रहा है वहां पे शायद हमारे शुगर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो एवरेज शुगर है वो हाई जा रहा है। ओके, सो ये हमें बताता है कि हमें ज्यादा फ्रीक्वेंटली शुगर चेक करने की जरूरत है। ओके, सो सपोज सिर्फ मैं ब्रेकफास्ट के पहले और डिनर से पहले चेक करती हूँ, या कुछ फैमिलीज ऐसे हमने देखे सिर्फ सुबह उठ पहले चेक करते हैं और फिर रात में चेक करते हैं, बीच में हमें पता नहीं होता है। सो वो दोनों शुगर आते हैं 150। जब HbA1c चेक किया तो आया 10%। वो बता रहा है कि उसका एवरेज शुगर तो 200 से भी ज्यादा रह रहा है। दैट मीन्स वो हमें बता रहा है कि बीच में जो शुगर हमने चेक नहीं किए हैं वो हाई जा रहे हैं, तो उनको भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। राइट,
मेरा दूसरा जो बच्चा है उसके ज्यादातर शुगर्स आते हैं 80s में, 100 में, 80 में, कभी कभी शुगर 50 तक चला जाता है। सो उस बच्चे का HbA1c आया 6%, है ना। HbA1c तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कंट्रोल में है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि HbA1c आइडियली 7 to 7.5 के नीचे होना चाहिए। बहुत ज्यादा लो शुगर्स के साथ अगर वो लो है तो वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि HbA1c हमारा अच्छा रहे, दैट इज अराउंड 7 to 7.5। एक्चुअली जो नए गाइडलाइंस है वो बोल रहे हैं कि HbA1c को 7% से भी नीचे कंट्रोल करो। कई बार ये प्रैक्टिकल नहीं होता, ये बहुत मुश्किल होता है कि हमारा एवरेज शुगर हम लोग 160 के आसपास रख पाए। 7 to 7.5 अगर रहता है तो वो फेयरली अच्छा है, ठीक है। और HbA1c इज काइंड ऑफ अ गाइड, हमें वो गाइड करता है कि हमारे लास्ट 3 महीने कैसे रहे और आगे के उसमें हमें कैसे करना है ताकि HbA1c को हम बेटर कर सके। ठीक है, तो वो हमारा ओवरऑल शुगर कंट्रोल बताता है कि हमारा ओवरऑल शुगर कंट्रोल ये 3 महीने में अच्छा हुआ है कि नहीं। इसीलिए वो हर 3 महीने में करना जरूरी होता है। टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं हम हर 3 महीने नहीं करते, कई बार 6 महीने में एक बार उनका हो जाए तो भी चलता है, क्योंकि उनका डायबिटीज रिलेटिवली स्टेबल होता है। हमारा एक बार अगर हमने इंसुलिन मिस किया या खाना ज्यादा खा लिया तो शुगर तुरंत बढ़ जाता है। सो ऐसा अगर बार बार हो गया तो HbA1c हमारा बढ़ जाता है, राइट। सो इट इज काइंड ऑफ अ गाइड फॉर अस टू प्लस कि हमारा ओवरऑल शुगर कंट्रोल कैसा है और हमें आगे कैसे प्लान करना है ताकि हम बेटर शुगर कंट्रोल कर पाए। इसीलिए वो हर 3 महीने करना जरूरी होता है। तो यस, टाइप 1 डायबिटीज में हम लोग मॉनिटरिंग क्या क्या करते हैं, एक जो हम डे टू डे लाइफ में शुगर मॉनिटरिंग करते हैं वो है जो हम दिन में 4 या 5 या 6 या 7 बार जो शुगर चेक करते हैं, दैट इज वन जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। 3 महीने में एक बार हम लोग HbA1c का टेस्ट करते हैं। थायराइड का टेस्ट हम जब बच्चे का निदान पहली बार होता है, थायराइड और उसके साथ गेहूं का एलर्जी मतलब सीलियाक डिजीज का स्क्रीनिंग करते हैं। थायराइड उसके बाद हर साल में एक बार मतलब हर चौथे HbA1c के साथ थायराइड का टेस्टिंग करना जरूरी होता है। सीलियाक डिजीज को हम 2 या 3 साल में एक बार करते हैं, या तो अगर बच्चे को उसके कोई लक्षण आ रहे हैं तो करते हैं, राइट। छोटे बच्चों में निदान के 4 से 5 साल के बाद और बड़े बच्चों में 10 साल से ऊपर के बच्चों में एक बार जो डायबिटीज का निदान हुआ जो साल में, उसके 2 साल बाद हम कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग शुरू करते हैं। सो कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग क्या होती है, डायबिटीज की वजह से जो भी अंगों को नुकसान हो सकता है उसका एक बेसिक स्क्रीनिंग, जैसे शालमी मैडम ने बताया कि हम थायराइड का चेक करते हैं कि उसके सिम्टम्स अगर थायराइड आना है उसके सिम्टम्स आए उससे पहले डिटेक्ट कर सके, राइट। कोई भी चीज, कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कंडीशन वो बॉडी में उसके लक्षण दिखने लगे उससे पहले वो बायोकेमिस्ट्री मतलब रिपोर्ट पे हमें जल्दी पता चलता है, इसलिए हम कॉम्प्लिकेशन स्क्रीन करते हैं। कॉम्प्लिकेशन स्क्रीन में एक तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और हाथ और पैर के सेंसेशंस चेक करते हैं, वो क्लिनिकल है। टेस्टिंग में क्या करना होता है, एक तो आपका सुबह भूखे पेट का एक लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो मतलब जो बॉडी की चर्बी की मात्रा है वो टेस्ट करते हैं। हर 3 महीने में एक बार हर साल में एक बार, निदान के 5 साल बाद हर साल में एक बार आंख का टेस्ट होना चाहिए। अब आंख में स्पेशली जो आंखों के पीछे का पर्दा है जिसको हम रेटिना बोलते हैं उसका टेस्टिंग है। सो सिर्फ आंखों के नंबर निकालना वो आंखों का टेस्टिंग नहीं होता। वो ड्रॉप्स डालते हैं जिससे हमारा आंखों के अंदर का जो काला भाग है सर्कल प्यूपिल जो बोलते हैं वो बड़ा होता है और उसमें से वो अंदर के पर्दे की तरफ देखते हैं कि उसमें कोई नुकसान हुआ है कि नहीं, राइट। सो आंखों का टेस्टिंग साल में एक बार होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है किडनी का रिपोर्ट। सो किडनी का रिपोर्ट एक बहुत सिंपल टेस्ट से हो जाता है। बच्चे का यूरिन में से एक छोटा सा एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो या तो माइक्रो एल्ब्यूमिन नाम का टेस्ट करते हैं। बेसिकली सबसे छोटा प्रोटीन होता है बॉडी में, तो अगर किडनी में कोई भी नुकसान होता है तो सबसे पहले वो लीक होना शुरू होता है। अगर कोई भी किडनी में नुकसान हो रहा है तो अर्लीस्ट जो चेंजेस आते हैं वो ये होते हैं, इसलिए ये सिंपल यूरिन का टेस्ट होता है जो साल में एक बार करना होता है। सो अगर आज मेरे 5 साल के कोई बच्चे का निदान हो रहा है 2021 में, मैं 3 महीने HbA1c कराऊंगी, साल में एक बार थायराइड, 2 साल में एक बार गेहूं का एलर्जी और 2025 या 2026 से मैं उसका कॉम्प्लिकेशन स्क्रीन मतलब कोलेस्ट्रॉल, आंखों की जांच और किडनी की जांच मैं शुरू करूंगी। सो दिस इज इन नटशेल द मॉनिटरिंग दैट वी डू
फॉर आवर टाइप 1 डायबिटीज चिल्ड्रन। अच्छा रुचि मैम, आप ये टेस्ट के बारे में बात कर ही रहे हो, तो सी पेप्टाइड के बारे में भी बता दीजिए, वो क्या होता है, कब करना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? इवन सी पेप्टाइड एंड लॉट ऑफ एंटीबॉडी जो आप बता रहे हो, गैड एंटीबॉडीज वगैरह, कई बार पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं। तो सी पेप्टाइड क्या होता है? बेसिकली आपके बीटा सेल में से जब इंसुलिन बनता है, तो एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल के साथ एक सी पेप्टाइड का मॉलिक्यूल बनता है, 1:1। तो जब मैं सी पेप्टाइड का लेवल मेजर करती हूँ, तो मुझे बताता है कि मेरे बॉडी में बीटा सेल में से कितना इंसुलिन का आउटपुट है। ओके, सो अगर मेरा बच्चा क्लियर कट टाइप 1 डायबिटीज का है, तो ऑब्वियसली उसका सी पेप्टाइड लेवल कम ही होगा, अनलेस अगर बच्चा हनीमून फेज में है, जो आई थिंक हम फर्दर सेशंस में डिस्कस करेंगे हनीमून फेज क्या है। अदरवाइज फास्टिंग या कोई भी टाइम का सी पेप्टाइड लेवल टाइप 1 डायबिटीज में लो होता है। रूटीनली हम सारे बच्चों में सी पेप्टाइड लेवल एडवाइज नहीं करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं बच्चों में करते हैं जहां पे हमें कोई भी डाउट है कि ये टाइप 1 डायबिटीज के अलावा और कोई प्रकार का डायबिटीज हो सकता है। सो या तो टाइप 2 डायबिटीज के साथ अगर मेरा कोई बच्चा ओवरलैप कर रहा है, मेरा 15-16 साल का बच्चा है जिसको बहुत ज्यादा फैमिली हिस्ट्री है, जिसका वजन बहुत ज्यादा है और बहुत फ्रैंक कीटोन्स नहीं आए हैं, तो मुझे डाउट है कि ये बच्चे को शायद टाइप 1 है या टाइप 2। ऐसे बच्चों में ही मैं टाइप सी पेप्टाइड लेवल चेक करूंगी, या तो मेरे बहुत छोटे बच्चे एकदम नवजात शिशु जो होते हैं उनमें, अदरवाइज सी पेप्टाइड का कोई रोल नहीं होता है। सिमिलरली जो एंटीबॉडी लेवल्स होते हैं, ये एक्चुअली बहुत महंगे होते हैं, और दूसरा ये जो एंटीबॉडी लेवल है, बहुत ज्यादा फैंसी नाम होते हैं, गैड 65 है, एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडी है, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी है, ये सारे एंटीबॉडीज जो बच्चा क्लियर कट टाइप 1 डायबिटीज के जैसे आता है, उन बच्चों में कराने की जरूरत नहीं होती है, हम रूटीनली नहीं करते हैं। जिन बच्चों में डाउट होता है उन्हीं बच्चों में हम रूटीनली करते हैं। ओके रुचि मैडम, मैं सिर्फ एक बार ऐड करना चाहूंगी, हमारे काफी पेशेंट्स हैं वो हर 3 महीने सी पेप्टाइड कराते हैं, राइट? और फिर अगर रिपोर्ट 0.2 से बढ़ के 0.3 या 0.4 आती है, तो उनको लगता है कि देखिए अंदर से इंसुलिन बन रहा है, राइट? पर इट इज प्रैक्टिकली सेम, 0.2 और 0.4 में कोई अंतर नहीं है, राइट? अगर हमारा सी पेप्टाइड लेवल इज बिलो द रेंज दैट इज गिवन, और देखिए रेंज बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि रेंज 1.2-0.5 है, रेंज हमारा इतना बड़ा है, और तो भी हमारे सी पेप्टाइड लेवल्स वो रेंज से काफी कम जा रहे हैं और वहीं कहीं रहते हैं, दैट मीन्स के अंदर से इंसुलिन नहीं बन रहा है, राइट? सो सी पेप्टाइड ऐसा टेस्ट है कि देखिए एक बार इंसुलिन डेफिशिएंसी, अगर आप हनीमून फेज में हो, मुझे लगता है कि थोड़ा हनीमून फेज के बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स को वो डाउट है। सो व्हाट इज हनीमून फेज एग्जैक्टली? देखिए जब भी कोई बच्चे का नया डायग्नोसिस होता है, राइट, हम बोलते हैं कि बीटा सेल्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से इंसुलिन डेफिशिएंसी पैदा हुई। अब जब 10%, 20%, 40%, 50% बीटा सेल्स डैमेज हो गए हैं, तब तक कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं क्योंकि बाकी के जो बीटा सेल्स है ना, वो लोग दे आर मेकिंग इंसुलिन जो पूरे बॉडी के लिए इनफ है। पर जब 80% से ज्यादा इंसुलिन का बीटा सेल्स का डैमेज हो जाता है, तो बाकी के 20-25% पूरे बॉडी का इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, एंड दैट इज द टाइम जब हमारा डायग्नोसिस होता है। सो हमारा डायग्नोसिस होता है तब ऑलमोस्ट 75 to 80% बीटा सेल्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, पर बाकी के 20% आर नॉट वर्किंग। अब जब हम बाहर से इंसुलिन लगा रहे हैं, तो ये चांस मिल रहा है उन 20% इंसुलिन बीटा सेल्स को कि वो थोड़ा बहुत इंसुलिन बनाए, राइट? सो हम बाहर से दे रहे हैं इंसुलिन, अंदर से वो 20% बीटा सेल्स इंसुलिन थोड़ा बना रहे हैं, तो सब डबल हो रहा है, राइट? इसीलिए हमारे इंसुलिन के डोजेस काफी कम हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में शायद 1-2 महीने के लिए इंसुलिन का जरूरत, मतलब इंसुलिन नहीं देते हो तो भी शुगर्स नॉर्मल रहते हैं, राइट? बट इवेंचुअली जो ऑटो इम्यून प्रोसेस चालू है, और देखिए हमारे पास अभी ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिससे हम ये ऑटो इम्यून प्रोसेस को रोक सके, वरना हम सब पेशेंट्स को मिटा देते अगर हमारे बस में होता तो। अमेरिका के पास तो इतना सारा रिसर्च है, इतना सारा साइंस है, वो भी सब पेशेंट्स को क्योर कर देता,
राइट। सो हमारे पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कोई क्योर नहीं है जिससे हम वो 20% बीटा सेल्स को बचा सके। सो बीटा सेल प्रिजर्वेशन इज नॉट पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो इवेंचुअली बाकी के सभी बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपके 100% बीटा सेल्स चले गए हैं, राइट। अब ये कितना टाइम लेगा वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। कुछ भी 1 month to 6 months, रेयर पेशेंट्स में ये 2 साल तक भी चला है हनीमून फेज, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका डायबिटीज क्योर हो गया, इसका ये मतलब है कि आपका हनीमून फेज चल रहा है और जैसे बाकी के बीटा सेल्स खत्म हो जाएंगे आपको 100% इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा। अब जब हनीमून फेज में अगर आप आपका सी पेप्टाइड लेवल कराते हो तो कभी कभी वो मेजरेबल आता है क्योंकि अंदर से बन रहा है। सी पेप्टाइड बेसिकली क्या है, अंदर से जब इंसुलिन बनता है उसका एक टुकड़ा निकलता है और वो हम मेजर करते हैं, दैट इज सी पेप्टाइड, राइट। सो अगर बाकी के बीटा सेल्स थोड़ा इंसुलिन बना रहे हैं तो वो सी पेप्टाइड के फॉर्म में हम उसको मेजर कर सकते हैं। सो टेम्पररीली सी पेप्टाइड का लेवल थोड़ा मेजरेबल आ सकता है, डज नॉट मीन योर डायबिटीज इज क्योर्ड। सो ऐसी गलत फहमी में नहीं रहना, ठीक है। हनीमून फेज हर एक पेशेंट में आता है। जो इनिशियल 1 month का फेज है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद हनीमून फेज चालू होता है, 1 month से लेके 6 months तक लास्ट करता है। इसके बाद वापस 100% इंसुलिन हम बाहर से देते हैं, राइट। सो ये हनीमून फेज को हमें क्योर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। रुचि मैम आपको कुछ ऐड करना है? आई थिंक दैट सेज इट परफेक्टली। हनीमून फेज कई बार बहुत होप लेके आता है, बट फ्रॉम द बिगिनिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कोई क्योर नहीं है। यस, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। 2 लोगों ने हैंड रेज किया है तो पहले उनके क्वेश्चंस, और सो मैंने हनीमून फेज के बारे में आंसर कर दिया है। इंसुलिन पंप के बारे में क्वेश्चंस है, अगर आप थोड़ा पेशेंस रख सको तो हमारा एक पूरा सेशन न्यू टेक्नोलॉजी पर है कि जिसमें हम इंसुलिन पंप और सीजीएमएस सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो भी अगर आपकी पेशेंस नहीं है तो सिर्फ मैं बता देती हूँ कि ये छोटा सा एक मशीन आता है जो आपके बॉडी के साथ अटैच रहता है और वो कंटिन्यूअसली 24/7 365 डेज आपको इंसुलिन डिलीवर करता रहता है। सो दैट इज एन इंसुलिन पंप। वो उसके बारे में हम आपको डिटेल में, देखिए हमने 8 सेशंस का पूरा प्लानिंग किया है तो एक पूरा सेशन में न्यू टेक्नोलॉजी पे रखा है, तो हम डिटेल में उसका बारे में, हम जो पंप वाला बंदा है उसको ही बुलाएंगे, वो हमको सब कुछ समझाएगा, ठीक है। अच्छा, रुचि मैम एक क्वेश्चन था कि आई थिंक पलक ने पूछा था ये क्वेश्चन कि आप बता रहे हो मैम कि इंसुलिन तो पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, तो टाइप 2 डायबिटीज में मेडिसिन तो क्या होता है उसका, वो क्यों डाइजेस्ट नहीं हो जाता? Because all the पलक इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो हमेशा ऐसे ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस पूछती है। I tried to answer her question in the chat also. Because all the medicines are not protein, number one. They may be complex proteins also. Also, tablet जब होते हैं तो उसमें उसके साथ बहुत सारे stabilizers होते हैं जो उसको stabilize करते हैं और coat भी कर सकते हैं ताकि स्टमक के जो जलद एसिड है उसको तोड़े नहीं। इंसुलिन के साथ somehow it has not been possible to do that. अगर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं ना जिसमें इंसुलिन को कैप्सूल में भर के इंसुलिन को स्टमक से पास करा के इंटेस्टाइन तक भेज दे तो भी कुछ कर सकते हैं, बट इट हैज नॉट बीन पॉसिबल येट। दूसरा इवन यस, सो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज में ये गोलियां काम कर जाती है, टाइप 2 में नहीं करती है। 30 से आई थिंक Naveen Patel, lots of people have raised their hands. We can ask them if okay. Yes, ma'am. Ma'am, you are on mute. ભાઈ હા रुचि मैडम, हाँ बोलो। હવે સી પેપ્ટાઇડ કરીએ છીએ બરોબર, અમુક વાર એ 0.4 બતાવે, પછી અમુક વાર 0.6 બતાવે, અમુક વાર 1.45 થઈ જાય, તો એ ધીમે ધીમે ડિક્રીઝ થવું જોઈએ, તો ઇન્ક્રીઝ કેમ થાય છે, વળી પાછું ડિક્રીઝ થાય તો જે બીટા સેલ જે આપણા ડાઉન થતા જાય 25% થી 20%, 10%, 5%, તો એ આમ ડિક્રીઝ થવું જોઈએ, આમ અમુક વાર વધે છે, છેક 1.5 સુધી જાય, પાછું ડિક્રીઝ થાય, એવું કેમ એટલે એમ થાય? એક તો જેમ મેમે વાત કરી તેમ શાલ્મી મેડમે કહ્યું તેમ એક તો વારે વારે સી પેપ્ટાઇડ લેવલ કરાવવાનો કોઈ મતલબ નથી।
એટલા માટે કારણ કે તમે જે બહારથી ઇન્સ્યુલિન આપો છો બાળકને, માનો કે 20 કિલોનું બાળક છે તો એની ઇન્સ્યુલિનની જરૂરિયાત કેટલી છે એના પરથી જ તમને આઈડિયા આવી જાય કે બાળકને અંદરથી ઇન્સ્યુલિન બને છે કે નહીં, રાઈટ? અગર મારા બાળકનું 20 કિલો વજન હોય અને 18 યુનિટની એની જરૂરિયાત હોય, જો આપણે 8 જ યુનિટ આપતા હોય અને બાળકનું શુગર નોર્મલ રહેતું હોય, દેટ મીન્સ બાળક હજી પણ હનીમૂન ફેઝમાં છે, એટલે એના બોડીમાંથી ઇન્સ્યુલિન બની રહ્યું છે. બીજું, આ બધા જે હોર્મોન બનતા હોય એના એ બોડીમાં કોન્સ્ટન્ટ લેવલ પર ના બનતા હોય આખો ટાઈમ. સો ઘણી બધી વાર તમે ટેસ્ટ કરો, ફાસ્ટિંગ, નોન ફાસ્ટિંગ, કેટલા કલાકનું ફાસ્ટિંગ કર્યું છે, રાત્રે જમતા પહેલા શું ખાધું છે, એ બધી વસ્તુઓ પર પણ આ લેવલ્સ ડિપેન્ડ કરતા હોય. લેબોરેટરી ટુ લેબોરેટરી પણ વેરી થતા હોય. એટલે આ જે નાના નાના આંકડા છે ને એની સામે ન જોઈએ અને રાધર આપણે વારે વારે સી પેપ્ટાઇડ લેવલ કરવાનો મતલબ નથી. અને જો તમે એટલે જો ડોક્ટર તમને પ્રિસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો જાતે સી પેપ્ટાઇડ લેવલ ન કરાવશો, કારણ કે દરેક વખતે એને ઇન્ટરપ્રેટ કરવા ઈઝી નથી હોતા, રાઈટ? સો આ જે 0.2 ને 0.4 કે 1.4 એ બધા લેવલ્સ નો મતલબ નથી, કારણ કે તમે જે ઇન્સ્યુલિન આપો છો એના પરથી ઓલરેડી ઇવન ખ્યાલ આવી જ જાય કે બાળકના અંદરથી ઇન્સ્યુલિન બને છે કે નથી બનતું, રાઈટ? તો બહારથી ઇન્સ્યુલિન આપવાની રિક્વાયરમેન્ટ ઓછી હોય અને તમારા શુગર્સ તો પણ નોર્મલ રહેતા હોય, દેટ મીન્સ કે અત્યારે અંદરથી ટેમ્પરરીલી ઇન્સ્યુલિન બને છે, રાઈટ? બીજું, એવા ઘણા બધા ફેઝ આવતા હોય છે બાળકના લાઈફમાં કે જ્યાં ઇન્સ્યુલિન રિક્વાયરમેન્ટ્સની અપ એન્ડ ડાઉન થઈ શકે. જેમ કે બાળક જો ગ્રોથમાં જાય છે, એનો ફટાફટ ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે તો ઇન્સ્યુલિન રિક્વાયરમેન્ટ વધવાની છે, રાઈટ? પણ જ્યારે બાળક એકદમ સ્ટેડી સ્લો ગ્રો કરે છે, એનો ખાવામાં કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ ઓછા હોય છે, તો એની ઇન્સ્યુલિન રિક્વાયરમેન્ટ ઘટી જાય છે. એટલે સી પેપ્ટાઇડનો જે મેડમે કીધું એમ ક્યારેક ડાયગ્નોસિસના ટાઈમે કરાવીએ, જો નવું નિદાન કરતા હોઈએ કે કન્ફ્યુઝન છે કે ટાઈપ 1 છે કે ટાઈપ 2 છે તો કરીએ. પણ યુઝ્યુઅલી અમે મોનિટરિંગ માટે કે ભાઈ સુધરી ગયું કે નહીં એના માટે સી પેપ્ટાઇડ નથી કરાવતા, એ ક્યાંય પણ રેકમેન્ડેડ નથી, રાઈટ? Okay. I think Yashvi. Anushka has raised her hand. Anushka and Shalvi. हाँ मैम. हेलो मैम. हेलो. हाँ हाँ बोलो यशवी. हाँ मैम, एंटीबॉडी टेस्ट है वो उसका कब रिक्वायरमेंट रहता है? जब फर्स्ट डिटेक्ट हुआ तब करवाया, उसके बाद रिक्वायरमेंट रहता है उसका? સો એન્ટીબોડી નો ટેસ્ટ છે ને, જો આપણે કહીએ છીએ ને કે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ. હેલો. યસ. સો આપણે કહીએ છીએ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ ઇઝ એન ઓટો ઇમ્યુન કન્ડિશન. સો ઓટો ઇમ્યુન મતલબ આપણી ઇમ્યુનિટી કેના ફોર્મમાં આવે છે? આપણી એન્ટીબોડીના ફોર્મમાં આવે છે, રાઈટ? સો આ એન્ટીબોડી આપણે માપી શકીએ છીએ. એટલે એ નિદાનના વખતે કરવામાં આવે છે ટુ કન્ફર્મ કે આ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ છે, બરોબર? પણ પછી એક વખત બાળકનું નિદાન થઈ જાય અને બાળક ઇન્સ્યુલિન પર છે, પછી આ એન્ટીબોડી લેવલ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. ઘણા બધા ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસના પેશન્ટ્સમાં જો આપણે એન્ટીબોડી લેવલ કરાઈશું તો એ નેગેટિવ આવશે, કારણ કે એક બીજું રોગ છે જેને આપણે કહીએ છીએ નોન ઓટો ઇમ્યુન ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ, કે એ ઓટો ઇમ્યુન નથી પણ છતાં ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ છે, એનો એક અલગ પ્રકાર છે. મોર ડિટેલમાં આપણે જઈએ ને તો એમને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ છે પણ એમની એન્ટીબોડી નેગેટિવ છે. તો એન્ટીબોડી કરાવવી હોય તો કરાવવાનું એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડાયગ્નોસિસ, રાઈટ? એન્ટીબોડી નેગેટિવ છે એનો મતલબ એમ નહીં કે ડાયાબિટીસ નથી, રાઈટ? પોઝિટિવ છે તો કન્ફર્મ થઈ ગયું છે, આપણા મગજને પણ ગળે ઉતરી ગયું છે, પણ નેગેટિવ છે એનો મતલબ એમ નથી કે ટાઈપ 1 નથી. અને ડાયગ્નોસિસ વખતે કરાયું પછી ક્યારે એન્ટીબોડી આપણે કરાવતા નથી. સો યશવી, તમારો ક્વેશ્ચન આન્સર થયો બરાબર? ઓકે મેમ. મેમ હજી એક ક્વેશ્ચન છે, પૂછી શકું છું? હા હા બોલો બોલો. મેમ, કિડ્સમાં જે ઇન્સ્યુલિન પેન હોય છે એ લેન્ટન્સ, હેમલોંગ એ ટાઈપ જ હોય છે. ટ્રેસીબા જે છે એ કિડ્સ માટે જ છે કે કેવી રીતે છે? હું આન્સર કરી દઉં છું. આપણે અગેન ઇન્સ્યુલિનનો આખો અલગ સેશન રાખ્યો છે. ટ્રેસીબા હવે બાળકોમાં અપ્રૂવ થઈ ગઈ છે અને એ લોકોનું એવું ક્લેમ કરે છે કે એ પેન 48 અવર્સ ચાલે છે એનું ઇન્સ્યુલિન, રાઈટ? પણ તો પણ એ રોજ તો આપવાની હોય જ છે. એટલે તમે તમારું ગ્લાર્જિન એટલે કે તમારું લેન્ટસ, બેઝોલોગ કે ગ્લારિટસ આપો કે ટ્રેસીબા આપો, બહુ ફરક નથી પડતો. પણ છતાં આપણે વધારે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીશું ઇન્સ્યુલિનના સેશનમાં, રાઈટ? ઓકે, થેન્ક યુ મેમ. હા હા. આઈ થિંક શાલ્વી સોલંકી ને શાલ્વી
તમે અનમ્યુટ થઈને આન્સર કરશો, ક્વેશ્ચન પૂછશો. સોરી, આન્સર મારે કરવાનો છે. યસ મેમ, એકચ્યુઅલમાં અત્યારે આ કન્ડિશન છે તો લેબોરેટરીમાં પણ નથી જવાતું, તો HbA1c માં બહુ ડિલે થાય છે, તો ઇશ્યુ ખરા સો અગર અત્યારે તમે HbA1c, જો HbA1c શું છે, ઇવેન્ચ્યુઅલી આપણા બધા શુગરનું એક એવરેજ છે, રાઈટ? સો અગર તમે ડેઈલી ફ્રીક્વન્ટલી, તમે તો બહુ સરસ રેગ્યુલરલી શુગર ચેક કરો છો, મને ખબર છે. સો તમે એ જ બધા શુગરનો એક એવરેજ કાઢી લો, અથવા તમારા ગ્લુકોમીટરના 14 ડે એવરેજ જોઈ લો, તો એ તમને એક HbA1c નો આઈડિયા આપી દેશે. સો અત્યારે કોરોના છે એટલે હું ઇન્સિસ્ટ નથી કરતી કે બધા બહાર જઈને HbA1c કરાવો. થોડુંક તમને કમ્ફર્ટેબલ લાગે ત્યારે જઈને કરાવી લેજો, પણ બાકી તમારા શુગર્સ ઉપર એક નજર રાખજો. શુગર્સ વધતા હશે તો HbA1c વધારે આવવાનું જ છે, રાઈટ? રાઈટ. મેક શ્યોર કે તમારા શુગર્સ નોર્મલ રહેશે. તમે કોરોના થોડું ઓછું થાય પછી રિપોર્ટ કરાવશો તો ચાલશે. અને મેમ એક બીજું કે ઘણા ડોક્ટર્સ મીન્સ કે અમારા ફેમિલીમાં બી બધા વાત કરે છે અને બધા પૂછે છે ત્યાં કે આ ઇન્સ્યુલિન ના લીધે તો તમે વાત કરી ડેન્જર નથી એમ, પણ ઘણા લોકો એમ કહે છે કે ના, ઇન્સ્યુલિન થી લોંગ ટાઈમે કેન્સર ડાયગ્નોસ થાય છે, આ ડાયગ્નોસ થાય છે, અને મીન્સ કે ડાયાબિટીસ ના લીધે બધા બોડી ઓર્ગન્સમાં બી પ્રોબ્લેમ થાય છે, આગળ જઈને બચ્ચાને એટલું લોંગ લાઈફ હોતી નથી. તો આ શું ટ્રુથ છે, ફેક્ટ છે? જો અગર ઇન્સ્યુલિન થી, જો ઇન્સ્યુલિન વાળા પેશન્ટ તો કેટલા બધા ઓછા હશે, પણ કેન્સર વાળા પેશન્ટ કેટલા બધા છે, તો બધા કેન્સર વાળાને પૂછો ને કે તમે કેટલા ઇન્સ્યુલિન લીધું, એક પણ હા નહીં પાડે, રાઈટ? સો ઇન્સ્યુલિન થી કેન્સર નથી થતું, રાઈટ? નંબર 1. બીજું, આપણને ખબર છે કે જો ડાયાબિટીસ અનકન્ટ્રોલ રહેશે તો એ બીજા બધા ઓર્ગન્સ પર નુકસાન કરવાનું છે. એ તો આપણને 50 વર્ષથી ખબર છે, એટલે તો આપણે એટલું બધું ઇન્સિસ્ટ કરીએ છીએ કે તમે કંટ્રોલ પર ફોકસ કરો, રાઈટ? કારણ કે આપણને ખબર છે કે જો આપણે કંટ્રોલ નહીં કરીએ તો બીજા બધા ઓર્ગન્સ પર ડેમેજ થશે. એમાં કંઈ નવું નથી, that we know since a long time. So that is why we focus on control of insulin, right? And insulin is not dangerous. ઇન્સ્યુલિન આપણા બોડીમાં બને જ છે, એ જ વસ્તુ આપણે દવાના ફોર્મમાં બહારથી આપીએ છીએ. તમને લોહીના ટકાની કમી છે, તમે લોહીના ટકાની દવા આપો બહારથી, તેનાથી કેન્સર કેવી રીતે થશે, રાઈટ? એટલે એ બધી ગેરમાન્યતાઓ દૂર કરી દો, ઇન્સ્યુલિનમાં વિશ્વાસ રાખો ને એના પર ફોકસ કરો. અને ગર્લ્સના જે ઇશ્યુ હોય છે કે ડાયાબિટીસના લીધે બધું એમનું જે હોય છે બહુ જલ્દી થાય છે, ગ્રોથ ને ઇન્ટરનલ બી બધા ગ્રોથ ને બધા, તો એના લીધે બચ્ચાઓને ડિફિકલ્ટીઝ આવે છે એમના માઇન્ડમાં, જે બધું જો તમે વાત કરો છો ને એને કહેવાય કે તમારા હોર્મોન્સ થોડા વહેલા ડેવલપ થઈ ગયા, રાઈટ? હવે એવું દરેક ટાઈપ 1 માં નથી થતું. અમારી પાસે કેટલા બધા પેશન્ટ્સ આવે છે કે જેમને અલગથી હોર્મોન્સ વહેલા થયા છે. દીકરીઓને 6 વર્ષે 7 વર્ષે પણ માસિક આવી રહ્યા છે, રાઈટ? સો એ બે પ્રોબ્લેમ્સ અલગ છે. કદાચ કોઈ પેશન્ટમાં સાથે હોય તો એનું કોઈ કોરિલેશન નથી, રાઈટ? ઓકે, અનુષ્કા. Yes, Anushka, you wanted to ask something, beta? Anushka? या मैम, गुड इवनिंग. मैं अनुष्का का पापा बोल रहा हूँ. हाँ हाँ. मैम, मेरा 2 क्वेश्चन था. एक तो कि फॉर सम रीजंस वी आर नॉट एबल टू गेट हर HbA1c, वो टेस्ट हम नहीं करवा पा रहे हैं, बट एवरेज जो रीडिंग है उसका वीकली अगर देखते हैं तो इट इज अराउंड 220 एवरेज हम मेंटेन कर पा रहे हैं. तो पहला तो ये जानना था कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म हो गया, 8-9 महीने से हमने HbA1c नहीं किया है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा या और कुछ टेस्ट हमको कराने की जरूरत है? However, we are not able to go outside. Ruchi madam, you would like to answer that? Yeah, so as madam mentioned, Anushka's father, so if our day-to-day sugar control is good, अभी हम लोग बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहे कि आप जाके HbA1c करवाओ. But if you are maintaining around 200 to 250, that is high. Actually, आपको और ज्यादा इंसुलिन देके उसको कंट्रोल करने की जरूरत है. अगर आपका ओवरऑल एवरेज, इफ यू आर चेकिंग 4-5 टाइम्स अ डे मिनिमम, और वो उसका एवरेज अगर 150 to 200 के बीच में रह रहा है, then it is fair and good. So if your overall 70 to 80% of the sugars are between 80 to 160, it's fair and good. पर अगर वो high रह रहा है तो you need to control better, right? Again, HbA1c पे still I won't insist much. अगर possible है तो करवा लेना चाहिए, पर अगर नहीं possible है तो you can delay it for a couple of months. That's fine. पर तो ideal situation में if it was non-COVID times, I wouldn't say कि आप थोड़ा टाइम बाद करवाओगे तो चलेगा. No, it should be done every 3 months. पर
because of the present circumstances, it is okay if you are delaying it for a few months, but just make sure to have a better sugar control in day-to-day life. Yeah, thank you, ma'am. And one more query. Actually, एक मैंने session attend किया था जैज सेठी का, and other panel members थे on. It was purely on type 1 diabetes. वहाँ पे एक होप ये बताया गया था कि कुछ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन very soon they are going to launch, and it is going to work for a week like something. So can you guide us? Is there any some update on? So we don't have much data on that right now, right? दूसरा ये जो सभी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, they work as basal insulins, right? तो वो बेसल इंसुलिन की तरह काम करते हैं, not as boluses. जैसे ट्रेसिबा के बारे में बात किया कि वो 48 आवर्स तक रहता है, राइट? तो वो एज अ बेसल इंसुलिन काम करता है, नॉट एज अ बोलस. सो आपको बोलस तो भी इंजेक्ट करना ही पड़ता है, बट विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, राइट? लेट अस, because see, if you are giving an insulin to your body, the insulin is there. Suppose आप basal insulin होता है, वो आप जहाँ पे देते हो वहाँ पे वो रहता है, और it gets slowly released in the body over a few hours, right? So that insulin doesn't know what and how much you are eating. So unless there is a device which senses your blood sugar continuously, then and then it can tell the insulin to get released more and more, you know. So ऐसा इंसुलिन डेवलप करना कि जो अपने आप बॉडी में जाके सेंस कर ले कि कितना आया है फूड और कितना शुगर बढ़ा है, उस हिसाब से ज्यादा रिलीज हो टिश्यू में से, वो डिफिकल्ट है. उसके लिए यू नीड सम डिवाइस व्हिच हैज क्लोज्ड लूप, you know, just as madam mentioned, we can, you know, we'll discuss that in much detail later. But so just by that it is quite difficult, so I think we'll get back to you on this. Yeah, thank you very much for this your nice session, and I hope will be continuing for for next some months. Yeah, that is a plan for the next 2 months. Yes. Hello, ma'am. Yeah, રાજવી સોલંકી, તમારે ક્વેશ્ચન હતો? રાજવી સોલંકી, अगर हमारा शुगर इसके बाद नॉर्मल है, हेलो રાજવી, अगर તમે બોલતા તો તમારો અવાજ નથી આવતો. at the dinner time और फिर at the lunch time we can. ઓકે રાજવી, તમારો અવાજ નથી આવતો. તમે ખાલી થોડુંક તમારું ડિવાઇસનું સેટિંગ કરી લો. ત્યાં સુધી હું છે ને આ કમલેશ મહેતાને ક્વેશ્ચન પૂછી લઉં, પછી પાછું રાજવી સોલંકી પર આપણે જઈએ, રાઈટ? સો કમલેશ મહેતા, તમારો શું ક્વેશ્ચન હતો? Thank you, madam, for this session. Madam, જ્યારે 4 to 5 days sugar વધારે આવે, morning as well as days, તો પછી આપણે ફર્સ્ટ ઇન્સ્યુલિનના યુનિટમાં કયા યુનિટમાં ચેન્જ કરવું જોઈએ? કે મોર્નિંગના જે છે ઇન્સ્યુલિન એમાં ચેન્જ કરવું જોઈએ કે નાઇટના ઇન્સ્યુલિનમાં ચેન્જ પહેલું આપવું જોઈએ ટુ કંટ્રોલ ધ સુગર લેવલ? સો મોર્નિંગનું જે શુગર છે ને એ રાતના ડોઝના કારણે છે. યસ. સો અગર મોર્નિંગના શુગર્સમાં કંઈ ગડબડ આવે તો આપણે વાત કરી છે રાતના 2 વાગ્યાનું શુગર ચેક કરી, એ પણ જો વધારે હોય તો રાતનો ડોઝ પહેલા વધારો, જેથી સવારનું શુગર નોર્મલ થાય. એક વખત સવારનું શુગર નોર્મલ થશે પછી પ્રોપર ડોઝ આપીને તમે બપોરનું કરો. સો હંમેશા ચાલુ કરો સવારના શુગર નોર્મલ કરવાથી. ઓકે મેમ. અને મેડમ વેટ અને સોરી ફોર ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ વેટ અને ઇન્સ્યુલિનના યુનિટ્સ નો થોડું એનું રિલેશન ફરીથી થોડું સમજાવી દો તો સારું મેમ. So I think madam we are running out of time also. Yes. It's almost so I think હવે લાસ્ટ 3 ક્વેશ્ચન્સ જે છે આપણે આન્સર કરીએ, અને આપણે જે બધા ક્વેશ્ચન્સ બાકી છે દર વેનસડે આપણે કરવાના છીએ, તો બધા ડાઉટ્સ જે હોય લખી લેજો. વેટ અને ઇન્સ્યુલિનનું ખાલી એટલું કહી દઉં કે જો તમારા બાળકના સેક્સ્યુઅલ હોર્મોન ચાલુ નથી થયા તો લગભગ એની રિક્વાયરમેન્ટ 0.7 to 0.8 યુનિટ પર કેજી પર ડે હોય. પણ આ એક રફ ગાઈડલાઈન છે, એટલે આને જ અટકીને રહેવાની જરૂર નથી. જો તમારું બાળક ઓબીસ છે, જાડું છે, તો એની ઇન્સ્યુલિન રિક્વાયરમેન્ટ હંમેશા વધારે હશે. હોર્મોનના ફેઝિસ ચાલતા હોય ત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ 1 થી 1.5 ગણી, ક્યારેક 2 ગણી પણ થઈ જાય છે. સો એમાં કારણ કે બધા હોર્મોન્સ એક્ટિવ થઈ જાય છે, તમારે વધારે ઇન્સ્યુલિનના ડોઝીસ આપવા પડતા હોય છે, રાઈટ? સો હંમેશા વજન અને ઇન્સ્યુલિન એ તમે અમારા માટે રાખી દો કે ભાઈ વજન પ્રમાણે બરાબર જાય છે કે નહીં. તમે ફક્ત એટલો ડોઝ આપો કે જેનાથી શુગર્સ કંટ્રોલમાં રહે છે, રાઈટ? એટલે એ પછી અમે જોઈશું કે તમે જે ડોઝ આપો છો એ વજન પ્રમાણે બરોબર છે કે નહીં. ઓકે, થેન્ક યુ મેમ. તન્વી પટેલ.
Madam, there are lots of questions about growth also. Three people are asking Ma'am, whether it affects growth or not. હા આપણે એ કરી આપણે તન્વી પટેલનું પહેલા આન્સર કરી દઈએ. Yes. હા તન્વી પટેલ. હેલો મેમ. હા બોલો. હેલો. હા મેડમ, તન્વીના સવારનું મોર્નિંગ સુગર હાઈ આવે છે 200, 250, 280 ની આસપાસ. તો એનું શું કારણ હોઈ શકે? આપણે વાત કરી ને કે તમારે રાતના ડોઝમાં ફેરફાર કરવાના રહેશે, પણ રાતના 2 થી 4 ની વચ્ચે શુગર ચેક કર્યા પછી જે રાત્રે તમે 10:30, 11 વાગ્યાનો ડોઝ આપો છો ને એમાં ફેરફાર કરવાનો રહેશે. રાઈટ? ઓકે 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 મેડમ. બીજો એક ક્વેશ્ચન છે રુચિ મેડમ કે અગર બોય ટાઈપ 1 હોય અને ગર્લ ટાઈપ 1 હોય તો એમના બેબીને ડાયાબિટીસ થવાની કેટલી શક્યતા છે? સો અગર બંને પેરેન્ટ્સ ને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ છે તો એમના બાળકને ડાયાબિટીસ થવાનું શું રિસ્ક છે? ઓકે, મમ્મી અને પપ્પા બંનેને જો ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ હોય તો બાળકમાં ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ આવવાનું રિસ્ક થોડું વધારે હોય, લગભગ 25 થી 30% જેટલું રિસ્ક હોય બાળકમાં ડાયાબિટીસ આવવાનું. એટલે યા દેટ ઇઝ ધ રિસ્ક. ખાલી મમ્મીને કે ખાલી પપ્પાને હોય તો રિસ્ક ઘણું ઓછું હોય. ખાલી ફાધરને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ હોય તો રિસ્ક સમવેર અરાઉન્ડ 3 થી 5% જેટલું હોય, અને મધરને હોય તો લગભગ 2 થી 3% જેટલું રિસ્ક હોય બાળકમાં ડાયાબિટીસ આવવાનું. ઓકે, બીજો એક ક્વેશ્ચન બહુ ફ્રીક્વન્ટલી પૂછાઈ રહ્યો છે કે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસના કારણે ગ્રોથને અસર થાય કે નહીં. અગેન એન્ડ અગેન શાલ્વી મેડમે કહ્યું એમ, અગર આપણે ડાયાબિટીસને વધારે સારી રીતે કંટ્રોલ કરીશું તો ગ્રોથમાં મેઇનલી આપણે કયા પેરામીટર જોઈએ? વજન અને હાઇટ, અને આગળ જતા બાળકનું શારીરિક વિકાસ, સેક્સ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ. સો અગર ડાયાબિટીસ વેલ કંટ્રોલ હોય તો આ બધી વસ્તુમાં કોઈ જ તકલીફ નથી પડતી. યસ, પણ લાંબા વર્ષો સુધી અનકંટ્રોલ જે ડાયાબિટીસ હોય, વધારાના શુગર્સ જે બોડીના અલગ અલગ ઓર્ગન્સમાં જમા થઈ શકે, એ બાળકના ગ્રોથ અને એના શારીરિક વિકાસ એટલે કે પ્યુબર્ટીને અસર કરી શકે. એટલા માટે જ આપણે વ્યવસ્થિત ઇન્સ્યુલિન આપીને વ્યવસ્થિત ડાયાબિટીસના કંટ્રોલ પર વધારે ને વધારે ફોકસ કરીએ અથવા ભાર આપીએ છીએ. ઓકે, રાજવી સોલંકી તમારો ક્વેશ્ચન તમે રાજવી સોલંકી. હા, અગર જમ્યા પછી સુગર નોર્મલ આવે છે પણ ડિનર ટાઈમે સુગર વધારે આવે છે તો એનું શું કારણ? પછી કંઈ ખાધું નથી હોતું બપોરે, પછી કંઈ ડિનર ટાઈમનું શુગર વધારે આવે છે એવું કે છે રાજવી? તું ડિનર ટાઈમનું શુગર વધારે આવે છે? હા, બપોર પછી તો સુગર નોર્મલ હોય છે પણ ડિનર ટાઈમે કંઈ ખાધું નથી હોતું ડિનર પહેલા. બપોર પછીનું શુગર નોર્મલ છે પણ ડિનર ટાઈમનું શુગર વધારે છે, બરોબર ને રાજવી? અચ્છા રુચિ મેડમ, તમને આન્સર કરવું છે? ઓકે, તો ડિનર પહેલાનું શુગર હાઈ હોય ને એના બે કારણ હોય, કારણ કે આપણે ડિનર પહેલા જે ડોઝ લીધો હોય એ કયો હોય? લંચ વખતે લીધો હોય, રાઈટ? સો લંચ વખતનો જે ડોઝ હોય તો એ માનો કે આપણા લંચને એડિક્વેટલી કવર ના કરી શક્યો હોય, એવું થાય કે ડિનર સુધીમાં ડોઝ થઈ જતો રહે. એટલે તમે જે વચ્ચે શુગર કરો છો લંચના 2 થી 3 કલાક પછી, એ જો નોર્મલ છે તો એનો મતલબ કે તમારો લંચનો ડોઝ બરોબર છે. ઓકે, હવે ત્યાંથી જો ડિનર સુધી વધી જતું હોય કે 5 થી લઈને 8 વાગ્યા સુધીમાં વધી જતું હોય, એનો મતલબ 5 થી 8 માં આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ એના કારણે વધી જાય છે. એટલે જો ત્યાં અનાજ કે શુગર વાળો ખોરાક જતો હોય તો એને બદલીને ત્યાં કઠોળ કા ફ્રૂટ કે સલાડ મૂકવાનો ટ્રાય કરી જુઓ, અને જો ડિનરનું શુગર કંટ્રોલમાં આવી જાય તો વેલ એન્ડ ગુડ. અગર નથી આવતો તો દેટ મીન્સ કે આપણે 5-1 વાગે થોડો નાનો તમારો બોલસનો જે ડોઝ હોય જે દિવસ દરમિયાન તમે ખોરાક માટે આપો છો એ તમે એડ કરો તો ડિનર સુધીમાં કંટ્રોલ આવી જાય. રાઈટ? સાંજે ડોઝ એડ ન કરી રહ્યા હોય તો લંચ અને ડિનર વચ્ચે 5-6 કલાકથી વધારે ગાળો નહીં રાખવાનો. ઓકે રાજવી. અચ્છા જ્વલ, તમને ક્વેશ્ચન? યસ પ્રેક્ષા. હા, એક જ્વલ. હા મેડમ, જ્વલે પહેલા હેન્ડ રેઝ કર્યું હતું તો આપણે એમને પૂછી લઈએ. હા, હેલો મેમ. હા, એટલે જ્વલને છે ની પેન નો પ્રોબ્લેમ ખાસા ટાઈમ થી, લગભગ 10 મંથ થી પ્રોબ્લેમ છે, અને સિવિયર બૂમો પાડે એવું બધું, અને બેડ ટાઈમે વધારે પ્રોબ્લેમ રહે છે ની પેન. તો એનું શું રીઝન હોઈ શકે? એટલે એક તો છે ને ગ્રોઈંગ પેન હોય. ગ્રોઈંગ પેન મતલબ કે બાળક મોટું થઈ રહ્યું છે, અંદર બધું ખેંચાય છે, તો એના કારણે પેન હોઈ શકે. બીજું, જો કેલ્શિયમ અને વિટામિન ડી ની ખામી હોય ને તો પણ એવું થાય કે એ લોકોને પેન થઈ શકે. રાઈટ? સો મેક શ્યોર કે લોકોનું કેલ્શિયમ અને ડેરી ઇન્ટેક એડિક્વેટ છે, એ લોકો સાથે વિટામિન ડી પણ લે છે, અને જો બહુ પેન થાય તો તમે એમને કોમ્બિનેશન કે બ્રુફેનોલ કે દવા આપી શકો છો.
હાલે વચ્ચે વચ્ચે આપ ને આનો કોઈ ટેસ્ટ કરાવી શકાય કે ભાઈ વિટામિન ડી કે કોઈ જરૂર નહીં એમ કે એટલે વિટામિન ડી તમે બ્લડમાં માપી શકો છો, કેલ્શિયમ તમે બ્લડમાં માપી શકો છો, રાઈટ? સો એનો ટેસ્ટ તો અવેલેબલ જ છે, પણ એટલે કરાવો ન કરાવો ઓપ્શનલ છે. એટલે કરાવવો જોઈએ તમારે એકોર્ડિંગ શું આમ? તમે સીધું એને વિટામિન ડી ચાલુ કરી દો તો પણ ચાલશે. કે સી અત્યારે કોવિડમાં બાળકો બિલકુલ બહાર નથી નીકળતા ને, સૂર્યપ્રકાશ બિલકુલ મળતો નથી, એટલે વિટામિન ડી ની ખામી બહુ કોમન થઈ ગઈ છે. એમાં પણ આપણો ઇન્ડિયન તરીકે આપણો સ્કિન થોડોક ઘઉંવર્ણો છે ને, એટલા માટે બી આપણામાં વિટામિન ડી ની ખામી બહુ કોમનલી જોવા મળે. એટલે આ ગ્રોઈંગ બાળકોમાં ઘણી બધી વાર આ ગ્રોઈંગ પેઇન્સ થતા હોય છે. એટલે ડાયટમાં ચેન્જ કરવો હોય કે સપ્લિમેન્ટ્સ આપવા પડે વિટામિન ડી માટે કોઈ? ના, સપ્લિમેન્ટ આપવું પડે, ડાયટમાંથી ન મળે. હું તમને ચેટ બોક્સમાં લખી દઉં. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, આ ગેલેક્સી J7 છે, એમનો ક્વેશ્ચન છે, તમે અનમ્યુટ કરશો? હેલો મેમ. હા બોલો. આ પીરિયડ્સ વખત ડાયાબિટીસ વધે કે ઘટે કે કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય ખરો? પૂછી મેડમ. એટલે જેમ મેડમે વાત કરી ને કે પીરિયડ બાળક દીકરીમાં પીરિયડ આવે ને એના 1 થી 2 વર્ષ પહેલા દીકરીનો શારીરિક વિકાસ શરૂ થઈ જાય. એ જે શારીરિક વિકાસ શરૂ થાય ને ત્યારથી દીકરીના શરીરમાં જે ચેન્જીસ આવવા લાગે ને ત્યારથી શુગર એટલે બાળકને ઇન્સ્યુલિનની જરૂરિયાત વધવા લાગે. એટલે કારણ કે એ દરમિયાન બાળકનું વજન ને હાઈટ બંને ફટોફટ વધતા હોય. જ્યારે દીકરી 5, 6, 7મા ધોરણમાં હોય ને ત્યારે ફટાફટ એની હાઈટ ને બધું વધતી હોય, એટલે એના કારણે એ લોકોની ઇન્સ્યુલિનની જરૂરિયાત બી વધી જાય. એટલે ઘણીવાર એનું જે વજન હોય ને એના કરતા 1 થી 1.5 ગણી ઇન્સ્યુલિનની જરૂરિયાત હોય. એટલે માનો કે 40 કિલોનું બાળક હોય તો બને કે આખા દિવસમાં 50 કે 55 યુનિટની પણ જરૂર પડતી હોય. એટલે એ બધા ફેરફાર આવે. એકવાર પીરિયડ્સ આવી જાય, માસિક આવી જાય અને સ્ટેબલ થઈ જાય, 6 થી 12 મહિના થઈ જાય પછી બાળકની ઇન્સ્યુલિનની જરૂરિયાત જે હોય એ સ્ટેબલ થઈ જાય, કારણ કે એની હાઈટ પણ પછીથી વધતી ઓછી થઈ જાય. એટલે વજન ને હાઈટ ન વધતું એટલે ઇન્સ્યુલિનના ડોઝમાં પણ પછી વારે વારે ફેરફારો ન થાય. એવું શક્ય છે કે જે ટાઈમે પીરિયડ ચાલતો હોય ને એ ટાઈમે શુગર થોડાક વધારે રહી શકે છે અને કદાચ તમારે થોડોક ડોઝ વધારે આપવો પડે તો એ કંઈ ટેન્શન વાળું નથી, દેટ ઇઝ નોર્મલ, રાઈટ? ઓકે, આપણે લાસ્ટ 2 ક્વેશ્ચન રુચિના આન્સર કરી લઈએ, પ્રેયાશા અને મિસિસ વૈશાલીના. આઈ થિંક ધેન વિલ હેવ ટુ એન્ડ ધ મીટિંગ. સો મિસિસ વૈશાલી તમે અનમ્યુટ કરશો? Yes, ma'am. Ma'am Vaishali from Gandhinagar. Actually, ma'am, મારો જે સન છે એને જમવા માટે જે હોય છે મારે એને થોડું સ્ટોપ કરવું પડશે. Am I audible, madam? હા, વચ્ચે ના સંભળાયું. કેના માટે સ્ટોપ કરવું પડે છે? એને મેમ એનું જે ફૂડિંગ હોય છે લંચ ટાઈમ એન્ડ ડિનર ટાઈમ, તો મારે એને અમુક ટાઈમ પછી કેવું પડે છે કે બસ હવે સ્ટોપ, કારણ કે એ પછી કન્ટિન્યુ સપોઝ એને વધારે ઇન્ટેક જાય છે તો સામે ઇન્સ્યુલિનની રિક્વાયરમેન્ટ વધી જાય છે. તો એની અત્યારે જે વેઇટ છે એ 22 કિલોગ્રામ્સ છે, બટ અમારા જે ઇન્સ્યુલિનના ડોઝ છે એ લગભગ 25 કે 26 જેવા થઈ જાય છે. તો અમારે એને ફૂડિંગ ઓછું કરવું જોઈએ કે જે માંગે છે એટલું પ્રોપર ફૂડિંગ મારે આપવું જોઈએ વિથ ધ એક્સ્ટ્રા ડોઝ? રાઈટ. સો આઈ થિંક અત્યારે આ ક્વેશ્ચન બહુ રેલેવન્ટ થઈ જાય છે, કારણ કે બાળકો ઘરે છે, લોકડાઉનમાં સ્કૂલ્સ નથી, એટલે ઘરે બેઠા બેઠા ભૂખ લાગી હોય કે ના લાગી હોય એ લોકોને ખાવાનું બહુ જ ઈચ્છા થાય છે, દે આર ઇટિંગ અ લોટ, રાઈટ? અને કારણ કે ખાય છે વધારે એટલા માટે આપણે ડોઝની રિક્વાયરમેન્ટ પણ વધારે થાય છે. સો જસ્ટ મેક શ્યોર કે તમે જેને આપો છો એ પ્રોટીન વાળું વધારે હોય અને ફાઈબર વાળું વધારે હોય, જેથી એનું ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ વધી જાય છે, રાઈટ? તો એટલા બધા ઇન્સ્યુલિનની અસર, એટલી ઇન્સ્યુલિન રિક્વાયરમેન્ટ વધી ના જાય આપણી. આમ 22 કિલો વજન હોય તમે 25-26 યુનિટ આપો તો એમાં કંઈ ખોટું નથી. જો એનાથી શુગર નોર્મલ રહેતું હોય તો દેટ ઇઝ ફાઇન, એમાં કંઈ જ વાંધો નથી. બીજું, જો બાળકનો ગ્રોથ સ્ટાર્ટ થયો હોય, ફ્યુચર ચેન્જીસ આવતા હોય છે, બાળક ક્યારેક ફાસ્ટ ગ્રો કરતું હોય તો પણ એની ફૂડની રિક્વાયરમેન્ટ વધતી હોય છે. એટલે પહેલા તો જુઓ કે એ કંટાળાના કારણે વધારે માંગી રહ્યો છે ખાવાનું કે એને સાચી ભૂખ લાગી છે. સો તમને લાગે કે હમણાં અડધો કલાક પહેલા જ ખાધું છે ને ફરી માંગે તો પહેલા એને પાણી કેવું પી ઓફર કરો. બચ્ચા તને કદાચ તરસ લાગી હશે, ક્યારેક બાળકોને ખબર નથી પડતી, પછી પણ જો ભૂખ લાગતી હોય તો એવી વસ્તુ પ્રિફર કરો કે જેનાથી શુગર બહુ વધી ના જાય. પણ અત્યારે આ યુનિવર્સલ પ્રોબ્લેમ છે, વિથ ઓર વિધાઉટ ડાયાબિટીસ, દે આર ઇટિંગ અ લોટ, સિટિંગ એટ હોમ ડુઇંગ નથિંગ. સો ડોન્ટ વરી, બધાની આવી જ હાલત છે.
બટ મેમ લંચ એન્ડ ડિનર ના ટાઈમે તો આપણે એને સપોઝ 3 રોટલી ખાતો હોય તો એને 4 ખાવાની મન થાય છે કે 5 ખાવાની ઈચ્છા થાય છે, તો મારે એને એ ટાઈમે બીજું કંઈ કેવી રીતે ઓલ્ટરનેટ અરેન્જ કરી શકાય? એનો તો બીજો ઓપ્શન નથી. એને સબ્જી રોટી ખાવું છે તો સબ્જી રોટી જ આપવાનું, આઈધર થોડા રાઈસ ઓફર કરું છું, તો એનાથી મને શુગર પછી કંટ્રોલમાં નથી રહેતું મેડમ. એમાં બે ઓપ્શન્સ છે. જો એને તમે સરખી રીતે સમજાવી શકતા હો અને એક રોટલી ઓછી ખાઈને એક બાઉલ ભરીને સલાડ ખાય અને દાળ લઈ લે તો વધારે સારું છે. પણ જો એ જીદે ચડ્યો જ છે ને રોટલી સબ્જી ખાવું જ છે અને એને એવું છે કે ના મારું ફેવરેટ સબ્જી છે, મારે તો 4 રોટીઝ ખાવી જ છે, તો એ પ્રમાણે એને પહેલેથી ડોઝ આપી દો જેથી એ 4 રોટીઝના કારણે શુગર વધી ના જાય. આપણે બેઝલ બોલસ આપીએ છીએ એનો આ તો ફાયદો છે, ફ્લેક્સિબિલિટી, રાઈટ, કે બચ્ચાને થોડી વધારે ખાવાની ઈચ્છા છે તો તમે ડોઝ વધારે આપીને એને ખવડાવી શકો છો. ડોઝ ઓછો કરીને તમે કંઈ એનું એટલે ડોઝ ઓછો આપીને ભૂખ્યો રાખવાનો કોઈ મતલબ નથી, રાઈટ. એને સમજાવો કે સલાડ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ, દાળ લેવી જરૂરી છે, પતલી છાશ આપી દો જેથી થોડુંક એનું પેટ ભરાઈ જાય તો કદાચ રોટલીની ભૂખ થોડી ઓછી થઈ જાય. પણ અલ્ટિમેટલી બાળકો છે એટલે એવરી ટાઈમ 100% of the times it is not possible. So in case if because of that sometimes કોઈક વાર શુગર હાઈ જાય તો એનાથી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે જ કહે છે કે આપણે બધા 100% શુગરને કંટ્રોલ કરવાની જરૂર નથી. એટલીસ્ટ અપ ટુ 80% શુગર્સ કંટ્રોલ થાય તો ઇટ ઇઝ ફેરલી ગુડ. ઘણીવાર આ શબ્દોને અમુક લોકો બહુ લૂઝલી લઈ લે છે તો એના કારણે ઓવરઓલ શુગર કંટ્રોલ ખરાબ થઈ જાય છે. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Priyasha, this is the last question, then we'll have to end the meeting. Priyasha, તમારો ક્વેશ્ચન બેટા. મેમ આપણે લંચ ટાઈમે મેંગો અવોઇડ કરીને આપણે જે લંચ પછી મિડ બ્રેકમાં આપણે મેંગો શુગર ચેક કરીને લઈ શકીએ કે ઇન્સ્યુલિન લઈને? સો તારે લંચ પછીના બ્રેકમાં મેંગો ખાવી હોય તો મેંગો પહેલાનું શુગર ચેક કરવાનું, મેંગો ખાધાના 2 કલાક પછીનું શુગર ચેક કરવાનું. જો શુગર વધતું હોય તો દેટ મીન્સ કે તારે ટાઈમે ઇન્સ્યુલિનની જરૂર છે, તો કાં તો તું એ ટાઈમે ઇન્સ્યુલિન લઈ લે ને કાં તો લંચમાં ઇન્સ્યુલિન લઈને ઇન્સ્યુલિન ત્યારે થોડું વધારે આપી દે, રાઈટ. પણ મેંગો ખાવાની, પણ એનો મતલબ એમ નહીં કે વધારે નહીં ખાઈ લેવાની, એક મેંગો ખાવાની, વધારે નહીં ખાવાની, રાઈટ. ઓકે, ચલો, આઈ હોપ યુ ઓલ હેડ અ નાઇસ ટાઈમ. અમને તો બહુ મજા આવી તમારા બધા સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવાની અને હજી 2 મહિના સુધી આપણું ઇન્ટરેક્શન ચાલુ રહેશે. તો તમારા જે પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય વી વિલ ટ્રાય ટુ આન્સર ઓલ ઓફ ધોઝ, અને કોઈ રહી જાય તો જ્યારે આપણે મળી શકશું ત્યારે મળીને આપણે આન્સર કરશું. રાજવી સોલંકી, આઈ એમ સો સોરી, આપણે તે સેશન એન્ડ કરવું પડશે. મારા બચ્ચાઓ ક્યારના ફોન કરી રહ્યા છે મને, રાઈટ. સો લવલી મીટિંગ ઓલ ઓફ યુ. સી યુ નેક્સ્ટ વેનસડે. અમે દર ટ્યુઝડે ટોપિક અને લિંક બંને બધા ગ્રુપમાં અપલોડ કરી દઈશું. સો તમને એ લિંક મળી જશે અને પ્લીઝ જોઈન એન્ડ એન્જોય ધ સેશન. થેન્ક યુ સો મચ અદિતિ એન્ડ ઉર્જલ ફોર કોઓર્ડિનેટિંગ ધ હોલ સેશન સો વેલ. સોરી અમે થોડું ટેક ઓવર કરી લીધું તમારા, પછી અમારી આદત થઈ ગઈ છે હવે. પણ થેન્ક યુ સો વેરી મચ. થેન્ક યુ રુચિ મેમ. Ruchi ma'am, thank you Shalini ma'am, and thank you everyone. Actually it was good because most attendees have attended the session till the last, and thank you so much for all of your active participation as well. તમે ક્વેશ્ચન પૂછો તો જ બીજા નવા આન્સર્સ અને નવા ક્વેશ્ચન્સ નીકળે એટલા માટે. અને બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે તો કદાચ આપણા એ મગજનો ક્વેશ્ચન હોય ને આપણો એ સોલ્વ થઈ જાય, એટલે બીજાનું સાંભળવાથી પણ ઘણી વખત આપણને સારું લાગતું હોય છે. All right, see you all next Wednesday. Take good care of yourselves and good care of your diabetes. Okay, good night. Bye bye. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Ma'am, take care. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, beta. Bye. Welcome everybody. Bye. Bye. Thank